अनुच्छेद 39 हमने देखा था, 39 देखा था, ठीक है। आज हम देखेंगे 39 का ए, वो जो हमने देखे थे ना ए बी सी और डी ई एफ, ये क्या थे? 39 के कुछ पार्ट्स थे, ठीक है ना। ये क्या थे? 39 के कुछ पार्ट्स थे। आज हम चर्चा करेंगे 39 ए पे, ठीक है। 39 कंप्लीट हमने कल पढ़ा था, आज 39 ए पढ़ेंगे। उसमें कल एक बच्चे का कुछ डाउट था, मुझे नहीं पता, एक राहुल करके एक बच्चा था, उसने डाउट था, तो उसको मैं बता देती हूँ। उस बच्चे ने ये कहा था कि मैडम कल मैंने एक प्रश्न पूछा था आपसे, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये 3 प्रकार के जो न्याय है वो मैडम आपने जो है वो कहा कि डीपीएसपी में है और प्रस्तावना में है, ठीक है। उसने कहा कि मैडम मूल कर्तव्य, मूल अधिकार क्यों नहीं होगा? मूल अधिकार जो है वो भी तो बात करते हैं। तो बच्चे ध्यान रखना, डीपीएसपी में साफ साफ लिखा है अनुच्छेद 38 के सब क्लॉज 2 में, ठीक है, और प्रस्तावना में साफ साफ लिखा है, ये क्लियरली मेंशन्ड है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अधिकार जो है मूल अधिकार है, मूल कर्तव्य है, ये न्याय स्थापित तो करते हैं बच्चों, परंतु इनके स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, ठीक है ना, स्पष्ट नहीं मिलता है। ये क्या है? डीपीएसपी में साफ लिखा हुआ है और प्रस्तावना में भी साफ लिखा हुआ है। इसलिए कल आज जो प्रश्न था ना, सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो डीपीएसपी है और प्रस्तावना था, ठीक है। कल एक बच्चे का क्वेश्चन था तो मैंने डिस्कस कर लिया। आज हमें जो चर्चा करनी है बच्चों, क्लास को शेयर करते चलो, ये ध्यान रखना। आज हमें चर्चा करनी है अनुच्छेद 39 के ए पे। अब सीधी सी बात है, अनुच्छेद 39 का क्या है? ए है। 39 ए है, इसका मतलब मूल संविधान में तो था नहीं, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। जोड़ा किसके द्वारा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा है। 39 ए, यह अनुच्छेद क्या कहता है? सुनना, ये कहता है समान न्याय व निशुल्क, समान न्याय व निशुल्क, न्यायी क्या कह सकते हैं? निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाई जाए। ये साफ साफ क्या कह रहा है बच्चों? बिल्कुल आप कह रहे हैं समान अवसर के आधार पर न्याय, बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है। पॉइंट को क्या ध्यान रखना है? अनुच्छेद 39 कहता है कि समान अवसर, न्याय के सबको समान अवसर मिले तथा न्याय कैसा मिले? निशुल्क मिले। देखो होता क्या है बच्चों, बहुत से जो लोग हैं हमारे देश में, बहुत से लोग जो है वो क्या है बच्चों? गरीब है, ठीक है, गरीब है। और गरीब परिवार जो है भाई, देखो न्याय तो सबको चाहिए, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, न्याय सबको चाहिए। अब अमीर व्यक्ति है, न्याय प्राप्त करने में सक्षम है, पैसा है, खर्च करता है। और दूसरी बात है, जो गरीब व्यक्ति है पैसा मतलब खर्च करने में सक्षम नहीं होता। प्लस हमारे यहाँ क्या होता है, न्याय प्रक्रिया बहुत लंबी चल पड़ती है। अगर कोई व्यक्ति कहीं से अरेंज करके एक बार अगर पैसा खर्च भी कर दे तो न्यायिक प्रक्रियाएं बहुत लंबी चलती हैं। तो उस दौरान एक गरीब व्यक्ति को भी न्याय मिले, वह भी न्याय प्राप्त करे, इसलिए 42वें संविधान संशोधन ने कहा सभी व्यक्ति को न्याय के समान अवसर तथा निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाई जाए। जैसे कि आपके यहाँ नलसा एक्ट स्थापित किया गया था 1987 में। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ठीक है, ये नलसा था जो राष्ट्रीय स्तर पर पूरे भारत में इस अधिनियम के द्वारा समान न्याय देने हेतु संस्था की स्थापना की गई थी। ये तो राष्ट्रीय था, मेरी बात को ध्यान से सुनना। सलसा एक है, सलसा यह है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये राज्य के स्तर पर होता है, ठीक है। और एक है डलसा, ये आपके जिला स्तर पर होता है, ठीक है। तो ये जो संस्थाएं हैं बच्चों, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये जो संस्थाएं हैं, ये संस्थाएं गरीब व्यक्ति को समान रूप से न्याय उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करती हैं। मेरी बात को हाँ ना में फटाफट जवाब दो, समझ में आया नहीं समझ में आया? नलसा, सलसा, थलसा,
ठीक है, हो सकता है ये बच्चे, कुछ बच्चों ने ये बात पहली बार सुनी हो। 1987 में नलसा की सबसे पहले स्थापना हुई थी। हाँ ना में फटाफट जवाब दो। सुमित सागर जी, क्यों परेशान हो? तो कमेंट सुन लो, आपको कमेंट क्यों, हम आपको देख रहे हैं, क्यों परेशान होते हो सुमित? सब सुन रहे हैं तुम्हारे कमेंट, टेंशन मत लो, ठीक है। हाँ ना में फटाफट जवाब दो। ये पॉइंट क्लियर हुआ, हम आगे बढ़े। समान न्याय व निशुल्क, ठीक है, सभी व्यक्तियों को समान अवसर उपलब्ध करवाए जाए न्याय के, और न्याय कैसा मिले? निशुल्क। तो निशुल्क विधिक सहायता और समान न्याय की बात करता है अनुच्छेद 39A। और उस समान न्याय को स्थापित करने के लिए नलसा, सलसा, थलसा संस्थाएं स्थापित की गई हैं। चलो डन, ये कंप्लीट हुआ। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 40 की। अब देखो, बात करते हैं किसकी? अनुच्छेद 40 की। अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 आप सब बच्चों को बड़े अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है ना? बिल्कुल नरेश जी, मुझे पता है बहुत सी चीजें मेरे साथ जुड़ोगे तो ऐसा लगेगा जैसे पहली बार ही सुन रहे हैं, निश्चिंत रहो, ठीक है ना? अब देखो अनुच्छेद 40, बिल्कुल ये जो नीति निर्देशक तत्व है ये सभी एग्जाम्स में आती है, चाहे पटवार दे लो, चाहे राजस्थान पुलिस दे लो, चाहे अंदर कोई एग्जाम दे लो, दिल्ली पुलिस दे लो, नीति निर्देशक तत्व जो है वो सारी एग्जाम्स में कवर होते हैं, निश्चिंत रहो। बिल्कुल सही कह रहे हैं अशोक जी। अनुच्छेद 40 बात करता है पंचायत संगठन तथा स्वायत्ता शासन को स्थापित किया जाए। सीधी सी सिंपल सी बात क्या कह रहा है? हुआ क्या, आप सबको ये पता है कि हमारे यहाँ पंचायत जो है वो मूल संविधान में नहीं थी। क्या सबको पता है? पंचायत जो है वो मूल संविधान में नहीं थी। पंचायत मूल संविधान में नहीं थी, क्या किया? देखो, जो चीजें हम मूल संविधान में नहीं दे पाए, क्या किया? जो संविधान बनाने वाले लोग थे वो इतने होशियार थे, उन्हें पता था आज तो हमें इस चीज की आवश्यकता नहीं है, मतलब 1950 में तो हमें आवश्यकता नहीं थी, ठीक है, 1950 में तो हमें आवश्यकता नहीं थी, परंतु आगे चलकर इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। आज आवश्यकता नहीं है, आगे पड़ सकती है, ठीक है। इसलिए क्या किया उन्होंने? नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ दिया और क्या कहा? पंचायत का संगठन या स्वायत्ता शासन, मतलब स्थानीय स्वशासन की अगर आवश्यकता पड़े तो ऐसी संस्थाएं या ऐसे प्रावधान आगे चलकर बनाए जा सकते हैं। डन, पॉइंट क्लियर। चलो, तो पंचायत की स्थापना की बात कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 40। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर मैं एग्जाम में यह प्रश्न पूछूं जो आया हुआ है कि अनुच्छेद 40 को लागू कब किया गया, फटाफट जवाब दो। अनुच्छेद 40 को लागू कब किया गया? अनुच्छेद 40 को 1993 में क्या किया गया बच्चों? लागू किया गया, ठीक है। अनुच्छेद 40 को 1993 में लागू किया गया, मतलब पंचायत को कब स्टार्ट किया गया? फटाफट जवाब दो। पंचायत को लागू कब किया? 1993 में लागू किया, ठीक है। पंचायत को लागू 1993 में किया। अनुच्छेद 40 लागू कब हुआ? 1993 में लागू हुआ। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर आ जाए संविधान संशोधन तो 73वां 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इस अनुच्छेद को लागू करवाया गया था, ठीक है। अगर संविधान संशोधन आ जाए तो संविधान संशोधन कौन सा होगा? 73वां 74वां। और यह संविधान संशोधन कब हुआ है बच्चों? कब हुआ है? 1992 में हुआ है, ठीक है ना। पॉइंट यहां तक दोनों चीजें नोट रखना। केवल सन पूछ ले कि लागू कब हुआ, तब 1993 में लागू हुआ, ठीक है, तब 1993 में लागू हुआ। परंतु एग्जाम में अगर संविधान संशोधन पूछ ले कि किस संविधान संशोधन के द्वारा स्थापना हुई, तो केवल पंचायत की बात करें तो 73, और अगर स्थानीय स्वशासन की बात करें तो 73 और 74 दोनों आएंगे। पॉइंट यहां तक क्लियर समझो, क्योंकि 74 में आपकी नगर पालिकाएं हैं और 73 में आपकी पंचायत है, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो संविधान संशोधन आ जाए तो 73 74वां संविधान संशोधन, और अगर केवल सन आ जाए कि कब लागू हुआ तो 1993 में लागू हुआ। पॉइंट यहां तक क्लियर, डन। अनुच्छेद 40 के लिए जैसे कि अभी बच्चे कह रहे थे कि मैडम ये गांधीवाद, यह
गांधीवाद या गांधी के विचारों को पेश करता है। गांधीवाद तत्व है, बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चों। और तो और मैं आपको यह और बता दूं कि अकेला 40 ही नहीं, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48, ये 4 आर्टिकल ऐसे हैं जो गांधी के विचारधाराओं को या गांधीवाद के तत्वों को पेश करते हैं। ये मैं आपको अंतिम में बताऊंगी, ठीक है ना। पॉइंट यहां तक क्लियर? पॉइंट यहां तक क्लियर? तो अनुच्छेद 40 जो है वो गांधीवाद तत्व है, गांधी के विचारों को पेश या गांधी के विचारों को दर्शाया गया है। क्योंकि जो गांधी जी जो थे ना, वो पंचायत या कह सकते यूं कह लो, गांधी जी कहते थे कि व्यक्ति का जो विकास है वो जमीनी स्तर से होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप ऊपर से व्यक्तियों का विकास करते चलो, संभव नहीं है। व्यक्तियों का विकास कहां से होना चाहिए? नीचे से ऊपर की ओर होना चाहिए। जो गरीब है उनका विकास करो, अमीरों का विकास करने की आवश्यकता नहीं है। पॉइंट यहां तक क्लियर? तो ये जो है ये जमीनी स्तर के विकास की बात करता है। तो अनुच्छेद 40 जो है वो किसके समर्थन का? गांधी जी के समर्थन का। किसका विचार है? गांधी जी का विचार। किसका तत्व है? गांधीवाद का तत्व है। पॉइंट यहां तक क्लियर? डन। आगे पढ़ो, आगे देखो। अनुच्छेद 40 के बाद अगर हम बात करते हैं तो वो है अनुच्छेद 41। अगला कौन सा अनुच्छेद है? ठीक है, अनुच्छेद 41। सुमित, प्रश्नों का जवाब मैं कक्षा के अंतिम में देती हूँ। फिलहाल मेरा पढ़ाने का कॉन्सेप्ट चलता है, मैं केवल पढ़ाती हूँ। कक्षाओं में अगर प्रश्न पूछना है तो आप अंतिम में, क्लास सबसे लास्ट में प्रश्न ही प्रश्न पूछेंगे हम, निश्चिंत रहो। बिल्कुल डोनाल्ड ट्रम्प जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। गांधी के जो विचार है उनको दर्शाया गया है अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 को जोड़ने मात्र से यह पता चल गया कि जो गांधी जी चाहते थे वो अनुच्छेद 40 में जोड़ा गया है, ठीक है ना। पॉइंट यहां तक क्लियर? रिंकू यादव जी, अनुच्छेद 40 में पंचायत की अनुसूची में कहा क्या जोड़ा है वो मैं पढ़ा चुकी हूं। यहां केवल हमें फोकस करना है नीति निर्देशक तत्वों के ऊपर ही, ठीक है ना। केवल नीति निर्देशक तत्वों पर फोकस रखो, चारों तरफ जो चीजें वो पढ़ा चुकी हूं। पॉइंट यहां तक क्लियर? अनुच्छेद 40। अब देखो अनुच्छेद 40 क्या कहता है, उस बात को आगे पढ़ेंगे। अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 41 कहता है कि कुछ दशाओं में, बात को ध्यान से सुनना क्योंकि अभी तो ये अनुच्छेद डिटेल में चलेंगे, फिर मैं आपको इन अनुच्छेदों को याद करवाने की कोशिश करूंगी। एक की पॉइंट के द्वारा इन सबको याद करवाने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर नीति निर्देशक तत्व याद हो गए तो यूं मान के चलो आधा काम हो गया, क्योंकि इनसे सीधा प्रश्न ऐसे ही आता है कि फलानी बात, मतलब ये बात किस अनुच्छेद में लिखी हुई है। पॉइंट यहां तक क्लियर? देखो, कुछ दशाओं में काम पाने, बात को ध्यान से सुनना, काम पाने, शिक्षा प्राप्त करने, काम पाने, शिक्षा प्राप्त करने। तीसरी, पहली बात क्या है? काम पाने। दूसरी बात क्या है? शिक्षा प्राप्त करने। तथा आगे देखना, बेगार, बेगार का मतलब होता है बेरोजगार, ठीक है। बेगार, बूढ़े, बुजुर्ग कह लो, बूढ़े कह लो, बीमार और निशक्त जनों को लोक सहायता प्रदान की जाए, लोक सहायता प्रदान करने का प्रयास किया जाए। अब मेरी इस बात को अच्छे से समझना, इस बात में क्या गौर करना है, मेरी बात को अच्छे से ध्यान से देखो। क्लास को शेयर करते चलो, ज्यादा से ज्यादा बच्चा इसका लाभ उठा सके। क्लास में बने रहो, बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे मिलेंगे जो पहली बार पढ़े हैं। बहुत सारी चीजें ऐसे पढ़ाऊंगी जो आपको आज अभी सुनने को मिलेंगी, इससे पहले आपने इसे इतने इजी वे में नहीं पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। कुछ दशाओं में काम पाने, शिक्षा प्राप्त करने और अगली बात बड़ी गौर से सुनना, बेगार, बूढ़े, बीमार और निशक्त, यूं कह सकते हो निशक्त जो शब्द है वो अनुच्छेद 41 में ही काम में लिया गया। इस शब्द के ऊपर जाना, निशक्त, ठीक है, क्योंकि बाकी जो सारे प्रावधान है वो सभी के लिए काम में आ सकते हैं, पर निशक्त शब्द, ठीक है, अपंग जो होते हैं, ठीक है, दिव्यांग जो होते हैं, ठीक है, उनके लिए, दिव्यांग या निशक्त जनों के लिए लोक सहायता, अगला शब्द क्या है? लोक सहायता प्रदान करने का सरकार के द्वारा प्रयास किया जाएगा। मेरी बात को समझना। बात यहां क्या है? वृद्धा पेंशन योजना दादा दादी को इनको मिलती होगी और आप पूरा इसका क्या लेते होंगे? लाभ भी लेते होंगे। तो वृद्धा पेंशन योजना है, मुझे बताओ वृद्धा पेंशन योजना किस अनुच्छेद को देखकर स्थापित की होगी? वृद्धा पेंशन योजना किसको देखकर? अनुच्छेद 41 को देखकर।
चलो, मनरेगा का नाम सुना है ना, मनरेगा, क्योंकि मनरेगा एक ऐसी चीज है जिसको आप बहुत सारे नीति निर्देशक तत्वों में फिट कर सकते हो, ठीक है। तो जो मनरेगा है वो क्या है, काम पाने। मनरेगा किसकी बात कर रहे हैं, काम पाने की बात कर रहे हैं। पॉइंट यहां तक क्लियर। मनरेगा इसी के अंदर आएगा, वृद्धा पेंशन योजना इसी में आएगा। दिव्यांगों को कुछ अधिकार दिए गए, जो दिव्यांग जो होते हैं, जो निःशक्त होते हैं, अपंग जो व्यक्ति होते हैं, जो लोग होते हैं, उन्हें कुछ अधिकार दिए गए, उन्हें कुछ, उनके लिए कुछ योजनाएं बनाई गई। वो योजनाएं, वो अधिकार किस अनुच्छेद को देखकर बनाए गए बच्चों, अनुच्छेद 41 को देखकर बनाए गए। मेरी बात को यहां समझे। आप देखो, शिक्षा प्राप्त करना, ठीक है, शिक्षा प्राप्त करना, काम करना या फिर लोक सहायता, ये तीनों चीजें किसमें आएंगी, तीनों चीजें किसमें आएंगी, अनुच्छेद 41 में। फटाफट मुझे हाँ ना में जवाब दो। ये तीनों अनुच्छेद समझ में आ गए तो हम आगे चलते हैं। हाँ ना में फटाफट जवाब दो और क्लास को शेयर करते चलो, क्लास को जो है वो शेयर करते चलो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसके लाभ उठाएं। पहली बात की है समान न्याय की और निःशुल्क न्याय की। कानून जो है वो सबको समान रूप में अवसर, मतलब कानून की जो सहायता प्राप्त करने का जो है वो अवसर सबको समान मिलेगा, ठीक है। समान न्याय की व्यवस्था होगी, निःशुल्क न्याय की व्यवस्था होगी। दूसरी बात कह रहे हैं पंचायत, आवश्यकता पड़ने पर पंचायत की स्थापना कर सकते हो अनुच्छेद 40 के तहत। 41 में क्या है, कुछ दशाओं में, मतलब काम पाने के लिए व्यक्ति को काम दिया जाएगा, शिक्षा प्राप्त करने में तथा जिन लोगों को आवश्यकता है उन लोगों की लोक सहायता करने का सरकार प्रयास करेगी। वृद्धा पेंशन योजना के द्वारा जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें लोक सहायता उपलब्ध करवाई गई है, ठीक है। पॉइंट यहां तक क्लियर। देखो सरोज, क्लास को रिवाइज कर लेना, बहुत अच्छे से धीरे से पढ़ाया मैंने, ठीक है। 39A बेटा सिंपल सी बात कह रहा है कि समान न्याय, ठीक है, न्याय सबको एक जैसा समान मिलेगा और निःशुल्क विधिक सहायता। कोई बहुत ऐसे लोग हैं जो गरीब होते हैं, जिन्हें न्यायिक व्यवस्था में खर्च करने के लिए पैसा उनके पास नहीं होता, पर उन्हें न्याय तो चाहिए ना भाई। पैसा नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी ना न्याय भी नहीं ले, ठीक है। तो गरीब व्यक्तियों को, जो उनके पास पैसा नहीं है, जो बीपीएल परिवार से हैं, उन व्यक्तियों को न्याय देने के लिए संस्थाएं स्थापित की गई हैं। तो उन संस्थाओं की स्थापना किसको देखकर हुई, अनुच्छेद 39A को देखकर होती है, ठीक है। ये पंचायत की स्थापना की बात करता है, ये लोगों को काम देने, शिक्षा देने और लोक सहायता की बात करता है। पॉइंट यहां तक क्लियर। चलो अगली बात करते हैं अनुच्छेद 42 की। अगली बात किसकी करते हैं, अनुच्छेद 42 की। 42, आर्टिकल 42 क्या कहता है, देखो अनुच्छेद 42 साफ कहता है राज्य काम की न्याय संगत व मानवोचित, राज्य काम की न्याय संगत व मानवोचित दशाओं, मैं लिख रही हूं बच्चों, समझा दूंगी, निश्चिंत रहो। ऐसा नहीं है कि मैं हमने सेम टू सेम लिख दिया, ठीक है। राज्य काम की न्याय संगत व मानवोचित दशाओं को स्थापित करे, तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध करवाई जाए। अब मेरी बात को समझना, यह अनुच्छेद कह रहा है कि एक व्यक्ति से अनुकूल परिस्थितियों में ही काम करवाया जाए, एक व्यक्ति से अनुकूल परिस्थितियों में ही काम करवाया जाए। काम करवाने की परिस्थितियां उस व्यक्ति के लिए या उस व्यक्ति के शरीर के लिए अनुकूल होनी चाहिए। ये दूसरी बात कहता है प्रसूति सहायता, ठीक है। जो आपके यहाँ कह सकते हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनके लिए, आप देखो आपने नाम सुना होगा ना, आपकी मैटरनल लीव, मातृत्व अवकाश होता है ना 26 सप्ताह का, जिसमें आप कह सकते हो लगभग 6 महीने का, ठीक है। ये क्या हो गया, उनकी मैटरनल लीव की बात हो गई। फिर आप सुनते हो कि जैसे कि कुछ भी योजनाएं बनती हैं जो किसके लिए बनती हैं, प्रसूति सहायता, मतलब जो प्रेग्नेंट औरत है उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए, ठीक है। उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए अगर सरकार कोई भी योजना बनाती है, जैसे मातृत्व अवकाश इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है ना। मातृत्व अवकाश है और जननी सुरक्षा योजना है, जैसे कि योजना बनी है जननी सुरक्षा योजना, तो वो भी किसको देखकर बनी, इसी को देखकर बनी है। उसी परिस्थिति में साफ कहा कि भी किसी भी व्यक्ति से काम करवाओ,
किसी भी व्यक्ति से काम कराओ, परिस्थितियां जो है वो उसके व्यक्ति के अनुकूल होनी चाहिए, ठीक है ना। परिस्थितियां जो है व्यक्ति के अनुकूल होनी चाहिए, प्रतिकूल नहीं होनी चाहिए, तभी उस व्यक्ति के द्वारा काम किया जाएगा। मेरी बात को यहां तक समझे। देखो, प्रसूति सहायता भरत जी जो आप 2 साल की बता रहे हैं वो राजस्थान विशेष में है, ठीक है। और राजस्थान विशेष में भी 2 साल वाली जो बताई है ना, उसमें 2 साल भी नहीं, कुछ दिन है, कुछ दिन है, और उनमें भी, उन कुछ दिनों में भी कुछ कंडीशंस है, ठीक है ना। तो यूं मान के चले, ठीक है, ये कुछ मान के चले। प्रसूति सहायता अगर पूरे में देखा जाए तो पूरे ओवरऑल इंडिया में नियम है 6 महीने 26 सप्ताह की लीव मिली है। तो आपके यहाँ मातृत्व अवकाश किस अनुच्छेद को देखकर बना? अनुच्छेद 42 को देखकर बना। लोगों को मतलब व्यक्तियों के परिस्थिति के अनुसार कार्य करने का उनको मौका मिले, लोगों को परिस्थिति के अनुसार ही कार्य करवाया जाए, उनके अनुकूल परिस्थितियों में कार्य करवाया जाए। किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 41 के द्वारा। हाँ ना फटाफट भरो। आगे चले अनुच्छेद 43 पे, फटाफट हाँ ना भरो। अनुच्छेद 42 समझ में आया? अनुच्छेद 43 देखो ये कह रहा है कर्मचारियों के निर्वहन मजदूरी, कर्मचारियों के निर्वहन मजदूरी का मतलब समझे, इतनी मजदूरी कि सुबह शाम 2 वक्त की रोटी खा सके, सुबह शाम 2 वक्त की वो व्यक्ति क्या कर सके? केवल और केवल रोटी खा सके। अगली बात को समझना, कुटीर उद्योगों का, कुटीर कह सकते हो, लघु उद्योग कह सकते हो, कुटीर, या आप कह सकते हो लघु उद्योगों का विकास करने का प्रयास किया जाए। मेरी शब्दावली को फिर अच्छे से समझना। क्या समझना है? कर्मचारियों के निर्वहन मजदूरी, मतलब आप सिंपल सी बात देखो, इसके लिए मनरेगा में एग्जांपल समझा सकती हूँ। क्या मनरेगा में महीने 2 महीने की तनख्वाह मिलती है क्या? नहीं, मनरेगा में दिन का पैसा मिलता है। दिन का पैसा कैसे? कि वो व्यक्ति सुबह शाम 2 वक्त की रोटी खा सके, ठीक है, केवल अपने जीवन को जीने के लिए। न्यूनतम मजदूरी की बात कर सकते हो आप इसमें। निर्वहन का मतलब होता है न्यूनतम, कम से कम इतनी मजदूरी मिले कि वो अपना जीवन यापन कर सके। दूसरी बात क्या है? कुटीर लघु उद्योगों का विकास। जैसे कि उदाहरण बताऊं, जैसे कि आपके खाद्य उद्योग होते हैं, खाद्य जो उद्योग होते हैं छोटे उद्योग होते हैं, तो जैसे खाद्य उद्योगों के लिए, खाद्य विकास के लिए आप कोई ना कोई कानून या अधिनियम बनाओ। तो सीधी सी बात समझना, सीधी मैं आपको कह रही हूं, फिर एक बात को समझना, की पॉइंट समझो। क्या करना है बच्चों? की पॉइंट समझना है। और की पॉइंट में यह समझना है निर्वहन मजदूरी किसकी बात कर रहा है, न्यूनतम मजदूरी किस में बात कर रहा है? अनुच्छेद 43 में। फिर कह रहा है लघु या कुटीर उद्योग, लघु या कुटीर उद्योग, जो छोटे उद्योग होते हैं उनके विकास की बात कहां की गई है? अनुच्छेद 43 में, 43 में। यहां तक पॉइंट क्लियर? ठीक है, बिल्कुल। खाद उद्योग, बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रियंका सैनी जी। खाद उद्योग है आपके, खाद उद्योगों के साथ आप खादी, आपका खाद है, खादी कह लो, ठीक है ना। बहुत सारे उद्योग होते हैं जो छोटे होते हैं, छोटे। अच्छा, 43 का आगे वाले पॉइंट, सॉरी, 43A। अब किसकी बात करते हैं? अनुच्छेद 43A। पॉइंट यहां तक समझो। अनुच्छेद 43A क्या कहता है? अनुच्छेद 43 सिंपल सी बात कहता है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं हमेशा। उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों या श्रमिकों, कर्मचारियों की भागीदारी होना, या कह सकते हैं भागीदारी के लिए प्रावधान बनाए जाएं। यूं कह सकते हो, भागीदारी के लिए प्रावधान बनाए जाएं। मेरी बात को समझना, इस बात को इतना समझो कि उद्योगों के प्रबंध, उद्योगों के क्या करने? प्रबंध। उद्योगों का जो मैनेजमेंट का काम होता है, मतलब किस उद्योग में क्या काम किया जा रहा है, वो हित में है नहीं है, ठीक है, इसकी पूरी जानकारी कर्मचारी का मतलब होता है मजदूरों, श्रमिकों का मतलब मजदूरों, कर्मचारी कह लो या आप कह सकते हो मजदूरों, क्योंकि मजदूरों में क्या लेबर आ जाता है तो वो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। हालांकि मजदूर शब्द है, नो डाउट। उद्योगों के प्रबंध में मजदूरों की उचित भागीदारी होना,
ठीक है ना, पॉइंट यहां तक क्लियर। अब देखो ये जो संविधान, ये जो है इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। मेरी बात को समझना, 43 अनुच्छेद 43 पहले से था, 43A आया, 43A आया, इसका मतलब मूल संविधान में था नहीं, मूल संविधान में था नहीं, इसका मतलब इसे बाद में जोड़ा, इसे बाद में जोड़ा, इसका मतलब इसे कब जोड़ा, कब जोड़ा, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। जोड़ने में क्या जोड़ा बच्चों, क्या जोड़ा, सिंपल सी बात जोड़ी कि जो उद्योग होते हैं उन उद्योगों में जो मजदूर होते हैं उनकी भागीदारी भी होनी चाहिए। भागीदारी का मतलब यहां पार्टनरशिप नहीं है, पार्टनरशिप नहीं है। अगर कोई मजदूर काम करे, जैसे मजदूर संघ है, भारतीय मजदूर संघ है, तो ये क्या करते हैं, जो उद्योग होते हैं जहां ये काम करते हैं उन उद्योगों में मजदूरों के लिए क्या किया गया, जो मजदूर काम कर रहे हैं उनका क्या फायदा है, उन्हें किस प्रकार काम करना है, ठीक है, ये हमारे लिए इस प्रकार के हित में है, नुकसान में है। मतलब मजदूरों को भी कुछ जानने का अधिकार हो, मजदूरों की भी भागीदारी हो। ये सीधी सी बात समझे, हाँ या ना में फटाफट जवाब दो। उद्योगों में मजदूरों की भागीदारी, प्रबंध में भागीदारी, उद्योगों में नहीं, उद्योगों के प्रबंध में भागीदारी किसकी, कौन सा अनुच्छेद बात करता है, अनुच्छेद 43A। सीधी सी बात है, मजदूरों की प्रबंध में भागीदारी की बात कौन करता है, अनुच्छेद 43A। फटाफट हाना में जवाब दो, पॉइंट क्लियर हुआ। हम आगे चले, अगली बात करनी है अनुच्छेद 43B की। अगली बात किसकी करनी है, अनुच्छेद 43 43B की, ठीक है ना, अनुच्छेद 43B। अब देखना, इसको जोड़ा गया था आपके 97 संविधान संशोधन 2011 के द्वारा। ये कब जोड़ा है, 97 संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया। साफ सी बात है, ये तो आप सबको पता है ना, सहकारी समितियों की स्थापना करना, सहकारी समितियों की स्थापना करना और सहकारी समितियों का उन्नयन का मतलब होता है बच्चों विकास करना। सीधी सी बात है, सहकारी समितियों का मतलब क्या होता है, कोऑपरेटिव कमिटीज, ठीक है, मतलब क्या होता है, गांव है, जैसे कि छोटे मोटे हम कह सकते हैं गांव है, तो गांव में क्या होता है, लोग आपस में एक दूसरे का सहयोग करने के लिए समिति बनाते हैं, उसे हम कहते हैं सहकारी समिति। तो जो सहकारी जो समितियां होती हैं उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए, ठीक है, सरकार जो है वो समय समय पर प्रयास करेगी। मतलब सीधी सी सिंपल सी बात क्या कह दी, सहकारी जो समितियां हैं उनके विकास के जो प्रबंध है राज्य द्वारा किए जाएं, जो कि अनुच्छेद 43B में उल्लेखित है। पॉइंट हाँ या ना, पॉइंट यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ। 97 संविधान संशोधन 2011 में चेंजेस, मतलब 11 में परिवर्तन हुआ था, संशोधन हुआ था, जोड़ा गया था। हाँ ना में फटाफट बताओ, क्या ये सारे पॉइंट क्लियर है। मैं एक बार और रिवाइज कर देती हूं इन अनुच्छेदों को। हमने अनुच्छेद 42 में पढ़ा कि भाई मनुष्य के अनुकूल परिस्थितियां होने पर ही उससे काम करवाया जाए और प्रसूति सहायता उपलब्ध करवाई जाए महिलाओं को प्रसूति सहायता उपलब्ध करवाई जाए, पहली बात। दूसरी बात क्या है, मजदूरों के निर्वहन मजदूरी, ठीक है, या कर्मचारियों के लो, ठीक है, कर्मचारियों के निर्वहन मजदूरी मतलब कम से कम न्यूनतम मजदूरी तथा कुटीर लघु उद्योगों की विकास की बात करता है अनुच्छेद 43 ठीक है। 43A कहता है, सिंपल सा कीवर्ड ध्यान रखो मेरे बच्चों, जरूरी नहीं है तुम पूरी शब्दावली को रटो, बच्चों कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, शब्दावली को नहीं रटना है, केवल की पॉइंट याद रखना है। क्या रखना है, उद्योगों के प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी होना, मजदूरों का पार्टिसिपेशन होना मैनेजमेंट के अंदर, सिंपल सी बात। अगली बात कर रहा है, सहकारी जो समितियां हैं उनके विकास के, उनके उत्थान के काम करेगी सरकार। पॉइंट यहां तक क्लियर, चलो डन, धन्यवाद, आपको इतना समझ में आ गया इसके लिए। अरे हाँ ऐसे भरते हो, समझ में आ भी रहा है ये तो बताओ मुझे। चलो अब जो अगला अनुच्छेद है उसके लिए बच्चे बड़े ही है ना आतुर रहते हैं, ठीक है ना। अगला जो अनुच्छेद है उसके लिए बड़े ही आतुर रहते हैं, मैडम इसमें क्या है बताओ जरा। अनुच्छेद अब बात करेंगे किसकी, 44 की। क्या कहता है 44? 44 कहता है नागरिकों को, फटाफट बोलो क्या कहता है, नागरिकों को समान नागरिक संहिता
समान नागरिक संहिता, नागरिकों को समान नागरिक संहिता उपलब्ध करवाई जाए या समान नागरिक संहिता को लागू किया जाए। समान नागरिक संहिता को उपलब्ध करवाया जाए या उसे लागू की जाए। पॉइंट हाना में फटाफट जवाब दो। क्या है 44वें संविधान संशोधन में, क्या बातचीत चल रही है? छोड़ो, आप क्या बात कर रहे हैं? अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 क्या कहता है? अनुच्छेद 44 कहता है नागरिकों को समान नागरिक संहिता उपलब्ध करवाई जाए। समान नागरिक संहिता, बिल्कुल, समान नागरिक संहिता क्या होता है बताओ? इक्वल कंट्रीब्यूशन, चलो अच्छी बात है, एक अच्छा प्रयास किया। समान नागरिक संहिता, देखो ये बात क्या कहता है, ये सिंपल सी बात कहता है। समान नागरिक संहिता कहता है कि बच्चों सबके लिए कानून एक समान होना चाहिए। अब आप कहोगे मैडम आपने अनुच्छेद 14 में तो यही पढ़ाया कि सब कानून की नजरों में एक जैसे होंगे, सबके लिए कानून एक जैसा होगा। देखो बच्चों, मैंने आपको अनुच्छेद 14 में पढ़ाया तो सही है, परंतु मैं आज आपको एक बात और बता दूं। बहुत सारी जगह, ठीक है, बहुत सारी जगह जो है वो समान नागरिक संहिता के आधार पर अगर कानून को देखा जाए तो कानून हमारे यहाँ एक जैसा नहीं है। जैसे कि अभी कहा गोवा में, बिल्कुल सही कहा कि गोवा में समान नागरिक संहिता है, पर पहले ये तो समझ लो कि समान नागरिक संहिता क्या है। समान नागरिक संहिता की एक छोटी सी बात को उदाहरण से समझाती हूं, कृपया करके कोई इसे दिल पर या कोई जातिवाद में या धर्मवाद पर न ले जाए, ठीक है। सिंपल सी बात समझो, समान नागरिक संहिता कहता है अगर शादी आपके हिंदुओं में 7 फेरे लेने से होती है तो मुस्लिमों में शादी 3 मिनट में हो जाती है, कबूल है कबूल है, खत्म। जहां हमारे यहाँ, आज तो चेंज हो गया हालांकि, पहले की बात करते हैं तो पहले हमारे यहाँ डिवोर्स महिला पुरुष दोनों ले सकते थे, परंतु मुसलमानों में केवल पुरुष तलाक लेता था, महिला तलाक नहीं ले सकती थी। हमारे यहाँ तलाक होता था तब महिलाओं को संरक्षण मिलता था। मुसलमानों में महिलाओं को तलाक दे तो दिया जाता, परंतु उनके वेतन मतलब उनके भत्तों के लिए उन्हें पैसे देने की कोई प्रावधान नहीं था। पहले की बात कर रही हूं मैं, ठीक है ना। हमारे यहाँ जब बात होती बच्चे की कस्टडी को लेकर कि बच्चा किसके पास रहेगा, तो हमारे यहाँ कोर्ट में केस चलता, परंतु मुसलमानों में ऐसा कुछ नहीं होता। तो एक तरह देखा जाए तो हमारे यहाँ समान नागरिक संहिता जो है वो काफी हद तक तो लागू है, परंतु बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जिनमें लागू नहीं है। विवाह करने का तरीका, विवाह करने के नियम कायदे कानून अलग अलग है, ठीक है। आपके यहाँ तलाक के जो नियम कायदे कानून थे वो अलग अलग थे, हालांकि अब तो एक हो गए हैं, ठीक है। अब तो उनमें परिवर्तन हो ही गया है। पॉइंट यहां तक समझे, ठीक है। अगली बात अगर हम बात करें तो आपके यहाँ जो जमीन का अधिग्रहण है उसको लेकर भी नियम कायदे कानून अलग अलग है। परंतु अगर मैं कहूं कि कोई मनुष्य जो भारत का है, कोई मनुष्य जो भारतीय है, यदि वह किसी का खून करता है, यदि वह कहीं चोरी करता है, यदि वह कोई रेप करता है, उस परिस्थिति में चाहे वो आपका महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, किसी भी धर्म, किसी भी लिंग का, किसी भी जाति का हो, अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको कानून की सजा कैसी मिलती है? एक रूप में मिलेगी। चाहे हिंदू किसी की हत्या करे, चाहे मुसलमान किसी की हत्या करे, ठीक है ना। अगर हिंदू किसी की हत्या करे या मुसलमान किसी की हत्या करे, कानून में सजा सबके लिए एक जैसी है। परंतु जब बात करते हैं विवाह का, तो विवाह करने के तरीके, विवाह करने के नियम कायदे कानून अलग अलग हैं। तलाक के नियम कायदे कानून अलग अलग थे, जमीन जो अधिग्रहण उनके आपके तरीके जो है वो अलग अलग हैं। बहुत सारे बच्चों ऐसे कानून हैं जो हमारे संविधान में आज भी अलग अलग हैं। इसी में आपके सामने एक उदाहरण आपके सामने अभी बात कर लेते, मैंने अभी बताया ना तलाक, तो आपके यहाँ जो 3 तलाक का मुद्दा अभी कुछ समय पहले ही चर्चा में था 2018-19 के अंदर। इस मुद्दे के अंदर समस्या क्या थी? इस मुद्दे में सबसे पहले इस मुद्दे की जो बात थी, एक साहबानो केस आया था। क्या आया था? एक साहबानो केस आया था। तो साहबानो जो केस था ना, उस साहबानो केस में वो लगभग 70 साल की आसपास की महिला थी। उस महिला को उसके हस्बैंड ने 70 साल की उम्र में तलाक कहकर छोड़ दिया। अब उस महिला को न पैसे न खाने को कुछ, अब वो क्या करे वो महिला? तो महिला ने इस चीज को कोर्ट में केस किया कि भाई हिंदू महिलाएं जब तलाक लेती है या हिंदू महिलाओं को जब तलाक मिलता है तो वो बदले में पैसा या कह सकते हैं पोषण के लिए कुछ पैसे की मांग कर सकती है।
पोषण के लिए, मतलब खाने के लिए, जीवन निर्वाहन के लिए वो पैसे की मांग कर सकती है। अगर हिंदुओं में तलाक होता है तो महिला अगर नौकरी में नहीं है और महिला जो है वो पूरी तरह से पुरुष पर आधारित होती है, तो जब वो डिवोर्स लेती है तो उस दौरान अगर बच्चा साथ में है तो प्रॉपर्टी की मांग भी कर सकती है, और अगर बच्चा साथ में नहीं है तो वो महिला ये कह सकती है कि जब तक मेरा दूसरा विवाह या फिर उस महिला की नौकरी नहीं लगती तब तक, गवर्नमेंट जॉब की बात हो रही है, तब तक जो है वो पुरुष है ना, वो उस व्यक्ति को, उस महिला को जीवन जीने जितना पैसा देगा, तभी डिवोर्स होगा। तो हमारे यहाँ जब हिंदुओं में डिवोर्स होता था तो महिलाएं सुरक्षित रहती थी, कम से कम उनके रहने और खाने की व्यवस्था तो हो जाती थी। हिंदुओं में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उस महिला ने साफ कहा था साहबानो केस में कि हमारे यहाँ अनुच्छेद 14 कहाँ है। हिंदू महिलाएं तलाक लेती हैं, उन्हें संरक्षण है, परंतु मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई कानून नहीं है। उस वक्त इस चीज को भी खारिज किया गया और कुछ अन्य प्रावधान बनाए गए। फिर अभी कुछ आपके साहिरा बानो करके फिर एक केस आया और उस केस में 2017 में निर्णय दिया कि 3 तलाक जो है उसे समाप्त किया जाएगा, उसे खत्म किया जाएगा। 3 तलाक को लेकर फिर आपके यहाँ संसद में कानून बनाए गए, जिसमें कुछ कानूनों में परिवर्तन क्या हुआ, तलाक तलाक कहकर तलाक नहीं होगा। अब महिलाएं भी जो है वो तलाक की मांग कर सकती हैं, और जब तलाक महिला को दिया जाता है तो महिला को पूरे जो उनके रहने खाने के लिए जो व्यवस्था है वो पूरी उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, तो आपके यहाँ 3 तलाक को देखकर ऐसे लगता है कि हम समान नागरिक संहिता की ओर हैं। ठीक है, पॉइंट यहां तक क्लियर। मुझे बताओ क्या अनुच्छेद 44 समझ में आया। समान नागरिक संहिता कहता है किसी भी प्रकार चाहे कोई भी हो, सबके लिए कानून कैसा होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। परंतु हमारे यहाँ कुछ ऐसी जगह है जहां धर्म को लेकर कानून अलग अलग है, जहां जाति को लेकर कानून अलग अलग है, जहां लिंग को लेकर कानून क्या है, अलग अलग बनाए गए हैं। पॉइंट को हाना में फटाफट रिवाइज करो। जैसा कि एक बच्चा कह रहा है बिल्कुल गोवा में समान नागरिक संहिता है। ठीक है, पूरे देश में लागू होगी तो सिंपल सी बात है, चाहे महिला हो पुरुष हो कानून एक जैसे मिलेंगे, चाहे कोई भी जाति हो कानून एक जैसे मिलेंगे, चाहे कोई किसी भी धर्म का हो कानून एक जैसे होंगे। मतलब शादी एक तरीके से होगी, तलाक भी एक ही तरीके से होगा, अन्य जो कानून होंगे वो भी एक ही तरह से सबके सामने पालना की जाएगी। ठीक है, देखो बात ये आती है, जब संविधान बनाने वाले थे उन्होंने कहा था कि देश में समान नागरिक संहिता को लागू कर दो, परंतु उस वक्त इसे लागू करने के समर्थन में कम व्यक्ति थे। क्यों? क्योंकि लोगों ने यह कहा कि हमारे देश में इतनी ज्यादा विभिन्नताएं हैं और अशिक्षा है और गरीबी है, अगर इसे अभी लागू कर दिया तो हमारा देश का विकास नहीं होगा। जातियां हैं, कुछ ऐसे वर्ग हैं, कुछ ऐसे धर्म हैं जो पिछड़े हैं, शिक्षित नहीं है। ठीक है, उन्हें समझाने, शिक्षित करने और उनके विकास के लिए समान नागरिक संहिता को लागू नहीं किया जा सकता। पॉइंट यहां तक क्लियर। हाँ ना में फटाफट जवाब दो। हाँ, खाप और पंचायत के अलग अलग कानून है, बिल्कुल फटाफट दो। हाँ ना में फटाफट जवाब दो। पॉइंट समझ में आया। नागरिक संहिता क्या है, क्योंकि अनुच्छेद 44 को लेकर बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। कहता है मैडम समान कानून तो है ना अनुच्छेद 14 में। बच्चों अनुच्छेद 14 में समान कानून है, परंतु उसमें अगर ध्यान रखा जाए तो आपके यहाँ धर्म को लेकर, लिंग को लेकर, जाति को लेकर या अन्य वर्गों को लेकर, दुर्लभ वर्ग है, कई जगह है जहां कानून अलग बनाए गए हैं। तो समान का मतलब होता है सब एक जैसे, मतलब समानता कहता है ये 5 अंगुलियां है ना, ये एक जैसी होंगी, ये छोटी है, ये बड़ी है, ये बड़ी है, ये बड़ी है, बड़ी छोटी। ये कह रहा है कि ऐसा नहीं होगा। समान का मतलब सब एक जैसी होंगी। समान का मतलब क्या होगा, सब एक जैसी होंगी। हमारे यहाँ इस प्रकार का कानून है। हम कहते हैं ना 5 अंगुलियां बराबर है। बराबर कैसे है? हमारे लिए तो बराबर है, परंतु दिखने में अलग अलग है ना। पॉइंट यहां तक क्लियर, डन। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 क्या कहता है? देखो अनुच्छेद 45 आज वर्तमान में यह कहता है कि 6 वर्ष से कम 6 वर्ष से कम 6 वर्ष से कम बच्चों हेतु 6 वर्ष से कम बच्चों हेतु निशुल्क 6 वर्ष से कम बच्चों हेतु निशुल्क शिक्षा, ठीक है, निशुल्क शिक्षा, या आप यूं कह सकते हैं 6 वर्ष के से कम बच्चों हेतु शिक्षा व देखभाल हेतु प्रावधान बनाए जाएं। अब मेरी बात को समझना, क्या कहना चाह रहा है ये
ये क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है कि 6 साल से छोटे, 6 से कम, 6 तक भी नहीं है, 6 से कम होने चाहिए, 6 से कम जो बच्चे होंगे, ठीक है, 6 से कम जो बच्चे होंगे उनकी शिक्षा और उन बच्चों की देखभाल, ठीक है, उनकी शिक्षा और उनके देखभाल, ठीक है, उनकी देखभाल हेतु प्रावधान बनाए जाएं, ठीक है, उनकी देखभाल हेतु प्रावधान बनाए जाएं। अब मेरी बात को समझना, यहां यह समझना है कि जब मूल संविधान की बात करते हैं 1950 की, 1950 में लिखा था 6 से 14 वर्ष। आयु क्या थी? आयु क्या थी? 6 से 14 वर्ष। 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा और उनके देखभाल की बात की जाएगी। हुआ क्या? 6 से 14 साल की बात तो लिख दी थी, परंतु 86 संविधान संशोधन 2002 में क्या किया? 6 से 14 तो जोड़ दिया मूल अधिकारों में। 6 से 14 आयु कहां जोड़ दी बच्चों? मूल अधिकारों में। और नीति निर्देशक तत्व में, डीपीएसपी में आयु को कर दिया जन्म से 6 वर्ष से कम। मतलब 6 साल से जो कम बच्चा होगा उनकी शिक्षा और उनके देखभाल के लिए सरकार जो है वो समय समय पर कानून बनाएगी, जिसमें आपके सामने एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है, वो कौन सा है? आंगनबाड़ी। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा मिलेगा? आंगनबाड़ी, ठीक है। आंगनबाड़ी में क्या आप लोग जाकर क्या कहते हैं उसको, मुरमुरे वगैरह खाकर आ सकते हो क्या? वो अलग बात है, पैक करा के ले आते हो ठीक है ना, पैक करा के ले आते हो। पॉइंट यहां तक समझे? पॉइंट यहां क्लियर? ये समझो कि 6 साल से कम, ये क्राइटेरिया ध्यान रखना बच्चों, एग्जाम में प्रश्न आ जाता है। नीति निर्देशक तत्व बात करता है 6 से 14, नीति निर्देशक तत्व, प्रश्न ध्यान से सुनना। प्रश्न ये कहता है कि डीपीएसपी बात करेगा, किसकी करेगा? पहला ऑप्शन 6 से 14, दूसरा ऑप्शन जन्म से 6 वर्ष, तीसरा ऑप्शन 6 से 12, चौथा ऑप्शन 6 से कम। तो डीपीएसपी, ठीक है, डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व है किस आयु के बच्चों के संरक्षण की बात करता है? अनुच्छेद 45 में। बताओ, अनुच्छेद 45 में नीति निर्देशक तत्व इनमें से किसके प्रावधान की बात करता है? किसकी प्रावधान की बात करता है? 6 से 14, 6 से 14 जन्म से 6 वर्ष, या 6 से 12, या 6 से कम? अरे मतलब पढ़ाते पढ़ाते भी गलत जवाब दे रहे हो। इसका जवाब डी होगा, इसका जवाब डी होगा, 2 नहीं है बच्चों। 6 से मैंने लिखा जन्म से, ठीक है, जन्म से, अच्छा ये भी गलत लिखा गया, जन्म से 6 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष नहीं होगा। इसका जवाब क्या होगा? 6 से कम। इसका जवाब क्या होगा? 6 से कम। ये एग्जाम में प्रश्न आया है और मेरे साथ जुड़े रहोगे तो मैं ऐसी बारीक बातें बताती चलूंगी, ठीक है ना। मेरे साथ जुड़े रहोगे तो इतनी बारीक चीजें जिनसे एग्जाम में प्रश्न आता है, पढ़ने के बाद गलती करता है बच्चा, वो गलती आप मेरे साथ नहीं करोगे, ठीक है। 6 से कम वर्ष, ठीक है, मैं एक बार फिर देख लो, 6 से कम वर्ष के बच्चों की शिक्षा के और उनकी देखभाल के काम करेगी कौन? सरकार, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल आंगनबाड़ी है। आंगनबाड़ी में, ठीक है, आंगनबाड़ी में इसे क्या किया गया? आंगनबाड़ी में इसे क्या किया गया? इस प्रावधान को आंगनबाड़ी के द्वारा लागू किया गया। हाँ ना में फटाफट जवाब दो, ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये अनुच्छेद मैंने आपको मूल अधिकारों में बड़े प्यार से और अच्छे से समझाया था डिटेल में। 86 संविधान संशोधन ने शिक्षा के आधार पर 3 जगह परिवर्तन किए। मूल अधिकारों में 6 से 14 आयु डाली, नीति निर्देशक तत्व में 6 से कम, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, 6 से कम, ठीक है। और तीसरी बात आपको क्या पता होनी चाहिए? मूल कर्तव्यों में डाली 6 से 14। हाँ या ना में फटाफट जवाब दो। डन। तो अनुच्छेद 45 कहता है समान नागरिक संहिता, सबके लिए कानून एक जैसे होने चाहिए, चाहे कोई धर्म हो, चाहे कोई लिंग हो, चाहे कोई जाति हो, कोई भी वर्ग हो। फिर ये कहता है कि 6 साल से जो छोटे बच्चे हैं, अनुच्छेद 45 कहता है 6 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनकी देखभाल के काम जो है, उनकी देखभाल की व्यवस्था राज्य सरकार या आपके राज्य द्वारा की जाएगी, ठीक है ना, राज्य द्वारा की जाएगी। जो की बात अनुच्छेद 45 में जो परिवर्तन हुआ है वो 86 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा था। 1950 में आयु कितनी थी? 6 से 14। आज नहीं है,
ये ध्यान रखना। 1950 में क्या था वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। 1950 वाला भी पता होना चाहिए। वहां 6 से 14 थी, यहां 6 से 14 मूल अधिकार में डाल दी और आयु कर दी 6 से कम। डन। आगे देखो, ये हो गया आपका अनुच्छेद 45। अब देखो अनुच्छेद 46, 46 क्या कहता है। अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 46 कहता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और एक शब्द और देखना, दुर्लभ वर्ग। अब बात को समझना, मैं एग्जाम में प्रश्न पूछूं निःशक्त, निःशक्त शब्द किस नीति निर्देशक तत्व में काम में लिया गया था? निःशक्त जन, अपंग, दिव्यांग, ये शब्द किस अनुच्छेद में काम में लिया था? मुझे फटाफट बताओ कौन सा अनुच्छेद था? अनुच्छेद 41, ठीक है ना, अनुच्छेद 41। पॉइंट यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है। अब मैं कहूं कि दुर्लभ वर्ग, दुर्लभ वर्ग, ठीक है, दुर्लभ वर्ग कौन से अनुच्छेद में काम में लिया गया? तो दुर्लभ वर्ग शब्द काम में लिया गया अनुच्छेद 76 में, अनुच्छेद 76 में। तो बच्चों शब्दों से ऐसे प्रश्न आते हैं कि ये पता ही नहीं चल पाता, और फिर बच्चे सोचते हैं मैडम को इतनी डिटेल में पढ़ने वाला थोड़ी ना होता है। बेटा ये डिटेल नहीं है, ये आप जनरली भी पढ़ते हो ना तो भी आपको पता होना चाहिए। तो अनुसूचित जाति और जनजाति ये तो हर बच्चे को पता है, ठीक है ना, ये बात तो हर बच्चे को पता है कि अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति और जनजाति की बात करता है, अनुसूचित जाति और जनजाति की बात करता है। अब आपको आज से यह भी पता चलेगा कि यह बात करता है दुर्लभ वर्गों की, ठीक है ना, क्या पता चलेगा? दुर्लभ वर्गों की। अब बात समझना, अनुसूचित जाति, जनजाति और दुर्लभ वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति और दुर्लभ वर्गों को, दुर्लभ वर्गों को शिक्षा, शिक्षा व अर्थ संबंधी, शिक्षा व अर्थ संबंधी विकास किए जाएं। अब मैं एक बात आपको फिर ऐसी बताने जा रही हूं जो आपने फिर नहीं सुना होगा, ठीक है ना। 46 में है, 46, 76 बोल दिया मैंने, 46 है, ठीक है ना। 46 में क्या कहा? अनुसूचित जाति, जनजाति, दुर्लभ वर्ग, ठीक है। अनुसूचित जाति, जनजाति, दुर्लभ वर्गों को शिक्षा में, किसमें? शिक्षा में। अर्थ का मतलब हो गया किसमें? रोजगार में, धन में, पैसे में। बात को समझे हाँ या ना? तो मेरी बात को फिर ध्यान से सुनना, अनुसूचित जाति, जनजाति और दुर्लभ वर्गों को, इन तीनों को शिक्षा और अर्थ, मतलब इन तीनों वर्गों के लिए शिक्षा और धन के संबंधित इनके विकास के कार्य किए जाएं। हाँ ना में फटाफट समझाओ, हाँ ना में फटाफट जवाब दो। दुर्लभ वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति और दुर्लभ वर्गों के लिए, उनके विकास के लिए, अभिवृद्धि के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी, शिक्षा और अर्थ संबंधी विकास के कार्य किए जाएं। शिक्षा व अर्थ संबंधी विकास के कार्य किए जाएं। हाँ बिल्कुल, अर्थ का मतलब आर्थिक होता है, धन होता है, पैसे से है, रोजगार से है। फटाफट हाँ ना में जवाब दो। पॉइंट यहां तक क्लियर? दुर्लभ, दुर्लभ, दुर्लभ नहीं दुर्बल, सॉरी दुर्बल वर्ग, दुर्लभ बोल रही हूँ क्या मैं? क्या बात है, कितना ध्यान रखते हैं। किसने करेक्शन किया? धन्यवाद जिसने करेक्शन किया। दुर्बल है, दुर्बल सही लिखा है मैंने, दुर्बल, ठीक है ना, दुर्बल है, दुर्बल है, वो सही लिखा है, बोलने में गलत बोल रही हूं मैं। दुर्बल वर्गों, ठीक है, दुर्बल वर्गों। तो यहां तक पॉइंट क्लियर समझ में आया? अनुसूचित जाति, जनजाति और दुर्लभ, दुर्बल, सॉरी दुर्लभ, दुर्बल वर्गों, दुर्बल वर्गों को शिक्षा और अर्थ में विकास संबंधी कार्य किए जाए। मतलब उन लोगों के विकास के लिए आपको शिक्षा में और आर्थिक रूप से उनको सहयोग करना पड़ेगा, ठीक है ना। दुर्लभ है, ठीक है, दुर्लभ है, सॉरी टू मेरा कह सकते हैं टंग स्लिप हो गई, नो डाउट, ठीक है ना, टंग स्लिप हो गई, ये आपका दुर्बल है। डन, छोड़ो उस चीज को, सही लिखा है मैंने वो, ठीक है ना। होती है भाई, आप लोगों जितनी हिंदी स्ट्रांग नहीं है मेरी,
ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, मैंने बोला गलत है, लिखा सही था। हिंदी जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती है सब लोगों की, नो डाउट आप लोगों की बहुत अच्छी हिंदी है, मुझे पता है। चले आगे देखो, अनुसूचित जाति जनजाति और इन वर्गों के विकास के लिए आप शिक्षा और आर्थिक संबंधी उपबंध करें। अब अगली बात करते हैं अनुच्छेद 47 की। ठीक है, अब अनुच्छेद 47 क्या कहता है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। लोगों के पोषाहार कौमा जीवन स्तर को ऊंचा उठाने तथा लोक स्वास्थ्य हेतु प्रयास किए जाएं। मैं भी समझाती हूँ, केवल लिख लो इसको, अभी केवल लिखना है। ठीक है, अब मैं आपको क्या करूंगी, जिन चीजों पर कहूंगी ना कि गौर करो, उन चीजों पर गौर करना है। ठीक है ना। पहली चीज पोषाहार, व्यक्तियों के खाना, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, जीवन स्तर को उच्च करना, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। फिर अगली बात है लोक सहायता। 3 शब्द आए यहाँ पर काम, 3 क्या शब्द आए, 3 शब्द आए, पोषाहार, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य। मतलब मनुष्य, सरकार जो है वो इस प्रकार के नियम कायदे कानून या योजनाएं बनाए जिससे व्यक्ति को पोषाहार खाना मिले। जैसे कि आपके यहाँ एक अन्नपूर्णा रसोई योजना चलती है ना, जिसमें शायद 2, 3, 5 रुपए में खाना मिलता है। तो मुझे बताओ, अन्नपूर्णा जो रसोई वाली जो योजना है वो किसे देखकर बनी होगी? अनुच्छेद 47 को ही देखा होगा, अनुच्छेद 47 को ही देखा होगा, जिसमें पोषाहार खाने की बात है। फिर क्या है, जीवन स्तर को उच्च उठाने हेतु, जीवन स्तर को ऊंचा करने, और लोक स्वास्थ्य, जहां आपको चिकित्सा को लेकर, जैसे कि मान लो फ्री दवाइयां हुई या आपके कैंप लगते हैं, तो सरकार जो है वो लोगों के स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा या पर्यावरण वगैरह बहुत सी चीजें ऐसी आती हैं जो लोक स्वास्थ्य में आती है। तो इन सब चीजों को बनाने के लिए, ठीक है, इन सब चीजों को बनाने के लिए सरकार कोई योजना, कोई नीति, कोई कानून निर्माण करे। उसी के साथ मैं अगली जो बात बताने जा रही हूं वो आप सबको अच्छे से पता है, और वो बात क्या है, वो बात ये है, मादक पेयों तथा हानिकारक नशीले मादक पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाया जाए। अब बात समझ गए, हाँ या ना? हाँ बिल्कुल नरेश जी, क्या बात है, सीधा बोल दिया। मतलब मैडम ने तो घुमा फिरा कर लिखा, आपने सीधा बोल दिया, बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि आपके यहाँ मादक पेय और जो हानिकारक, जो नशीले जो चीजें होती हैं, जैसे कि आपके ड्रिंक है, दारू करना, मतलब दारू पीना एक तरह से, ठीक है, तो आप यूं कह सकते हैं शराब पीते हैं, दारू जिसे अपन मारवाड़ी में कह सकते हैं, शराब पीना वो क्या है, एक तरह से नशीले मादक पदार्थों का सेवन ही है। तो जहां कहीं भी आप ये देखते हैं, जहां कहीं भी आप जो है शराब पे ऊपर प्रतिबंध देखते हैं, तो शराब पर प्रतिबंध जो है वो किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया? अनुच्छेद 47 के द्वारा लगाया गया। ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनमें ऐसा हो चुका है जहां शराब पर प्रतिबंध लगाया गया है। हाँ, कुछ जगह खोल भी दिया गया, ठीक है ना, कुछ जगह खोल भी दिया गया। बाकी ध्यान रखना, क्या शब्दों को पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज, पोषाहार की बात इसी में हो रखी है, जीवन स्तर की बात इसी में हो रखी है, लोक स्वास्थ्य की बात इसी में हो रखी है, नशीले मादक पदार्थों के सेवन पर रोक लगाने अनुच्छेद 47 के द्वारा। ठीक है, पॉइंट यहां तक क्लियर? श्रवण जी, प्रश्नों के जवाब मैं कक्षा के अंतिम में देती हूं, अभी तो केवल पढ़ाई रही हूं। ठीक है ना। जो प्रश्न पूछने क्लास के लास्ट में पूछो, मजे से पूछो, हाँ ना में फटाफट जवाब दो। ठीक है ना, हाँ ना में फटाफट जवाब दो। दोनों अनुच्छेद समझ में आए या नहीं आए? तो ये कह रहा है इन वर्गों को शिक्षा और आर्थिक रूप में इनका विकास किया जाए, शिक्षा और आर्थिक अर्थ के रूप में विकास किया जाए। यहां कह रहे हैं कि लोगों के जीवन स्तर को, उनके स्वास्थ्य को
बढ़ाया जाए, उनमें विकास किया जाए तथा नशीले मादक पदार्थों के सेवन पर रोक लगाई जाए। मुझे पता है ये दो अनुच्छेद तो याद हो ही नहीं आपको, अच्छे से याद होने। चलो अगली बात करते हैं 48 की। अगला अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 ये क्या कहता है? अनुच्छेद 48 साफ कह रहा है कि राज्य कृषि, राज्य जो है कृषि व पशुपालन, अब मेरी बात को अच्छे से समझना, कृषि और पशुपालन, कृषि व पशुपालन में आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल करें, तकनीकी का प्रयोग करें। ठीक है, हमारे यहाँ जो कृषि है, जो पशुपालन है, उनमें क्या किया जाए, जो आधुनिक तकनीक है उनका प्रयोग किया जाए ताकि इसका विकास किया जा सके। जैसे हरित क्रांति है आपकी, ठीक है, तो हरित क्रांति में मुझे बताओ नई आधुनिकता हमने अपनाई, उससे हमारे यहाँ हरित क्रांति मतलब चारों तरफ सारे खेत सब जगह हरे हरे हो गए। अब मेरी बात को समझना, पशुपालन संगठन में आप ये कह सकते हैं आधुनिक पशुपालन में और कृषि में आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकी का प्रयोग किया जाए तथा, अब समझना, गाय बछड़े व दूधारू नस्लों व वाहक नस्लों के सुधार तथा गोवध पर प्रतिबंध लगाया जाए। कल बच्चे पूछ रहे थे ना, क्या पूछ रहे थे? कल बच्चे पूछ रहे थे मैम गोहत्या जो है वो निषेध प्रतिषेध, मतलब आपके यहाँ जो गोहत्या बंद की गई, गोहत्या पर रोक लगाया गया। अभी कुछ समय पहले यूं कह सकते हैं, लगभग साल भर पहले बीफ को लेकर बड़ा ही विरोध चल रहा था, ठीक है ना, बीफ को लेकर बहुत बड़ा कड़ा विरोध चल रहा था। बीफ का मतलब होता है गाय का मांस, जो लोग खाते हैं नॉनवेज उन्हें बड़ा स्वाद लगता है, नो डाउट। जो अन्य जो मांस होते हैं जैसे मुर्गी वगैरह का, ठीक है, उनसे ज्यादा जो है वो टेस्टी कहा जाता है, नो डाउट, मैंने टेस्ट नहीं किया, ठीक है। तो जो मांसाहारी लोग होते हैं, जो फॉरेन होता है ना, जैसे आउट ऑफ इंडिया, वहां के लोग ज्यादा पसंद करते हैं बीफ को, तो बीफ की डिमांड बहुत ज्यादा होती है और बीफ को पूरा करने के लिए आपको गाय को मारना पड़ेगा, ठीक है, गाय को मारना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा आंदोलन चला था, यूं कह सकते हैं, गोहत्या निषेध को लेकर। तो आपके यहाँ सरकार ने गोहत्या जो निषेध है, ठीक है, गोहत्या जो निषेध है उसके ऊपर काम किया और गायों के वध पर प्रतिबंध लगाया गया। मेरी बात को समझे? तो यहाँ सिंपल सी बात क्या कह रही जा रही है? सिंपल सी बात कह रहे हैं कि जो कृषि है पशुपालन है, उसमें आधुनिक जो तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, उनका प्रयोग करो, ठीक है, उनका प्रयोग करो तथा आपके यहाँ गाय है, बछड़े हैं, जो दूधारू नस्लें हैं, ठीक है, जो दूधारू जो नस्लें हैं उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाए तथा आपके यहाँ गोहत्या पर प्रतिबंध लगाया जाए। पॉइंट यहां तक क्लियर हुआ, हाँ या ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं। यूपी में ये बड़े ही प्रभावशाली रूप में लागू हुआ, ठीक है ना। यूपी में जो आपका गोहत्या वाला जो नियम कायदे कानून है वो बहुत जल्दी और बहुत सटीक रूप में फटाफट लागू हुए थे। पॉइंट यहां तक क्लियर? राहुल प्रजापति जी, मैंने आपका प्रश्न का जवाब कक्षा के स्टार्टिंग में दे दिया, आप क्लास को रिवाइंड करो और एकदम स्टार्टिंग में जाकर देखो, आपके प्रश्न का जवाब मैं दे चुकी हूं, प्लस कमेंट बॉक्स में भी मैंने आपके प्रश्न का जवाब दे दिया था। पॉइंट यहां तक क्लियर? हाँ ना? फटाफट जवाब दो। ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया तो आपको ये तो फिर समझ में आ ही जाना चाहिए। 38 का ए क्या है इसमें? अनुच्छेद 48, सॉरी 38 नहीं, अनुच्छेद 48 का ए, अनुच्छेद 48 का ए। अब मेरी बात फिर सुनना, अगर ए है इसका मतलब इसे फिर बाद में जोड़ा गया, और बाद में कब जोड़ा गया? फटाफट जवाब दो। मैंने पहले पढ़ा चुकी हूं आपको, मैं पहले पढ़ा चुकी हूं, जवाब दो मुझे।
बिल्कुल सही है, 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 48A जोड़ा। ए में क्या जोड़ा? ए में क्या जोड़ा? पर्यावरण संरक्षण जोड़ा, पर्यावरण संरक्षण जोड़ा और वन व वन्य जीवों का, वन व वन्य जीवों का संरक्षण किया जाए। सिंपल सी बात है, वन, वन्य जीव, नदी, ठीक है, नदी, पशु, मतलब किसी का भी, नदी है आपकी, नदी है, पर्यावरण है आपका, वन है, वन्य जीव है, इनको क्या किया जाए? इनको संरक्षण प्रदान किया जाए। तो सिंपल सी बात सुनना, अगर आप कभी देखते हो जैसे कि राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति, ठीक है, तो वो किसको देखकर बनी? अनुच्छेद 48A को देखकर बनी। आपके यहाँ बाघ परियोजना, ठीक है, बाघ परियोजना, तो बाघ जो परियोजना है, मतलब जो अधिनियम बने हैं बाघ को बचाने के लिए, वो किस अनुच्छेद को देखकर बने? अनुच्छेद 48A को देखकर बने। आपके यहाँ पर्यावरण की रक्षा करने के लिए, पर्यावरण की रक्षा करने के लिए जब कभी भी आप कोई कानून अधिनियम देखते हो मेरे बच्चों, तो वो कानून अधिनियम किससे प्रभावित होता है? किससे प्रभावित होता है? अनुच्छेद 48A से प्रभावित होता है। पॉइंट यहां तक क्लियर? हाँ ना में फटाफट जवाब दो। उदयपुर में वन सबसे ज्यादा, अच्छी बात है। चलो आगे देखें, ये पॉइंट दोनों क्लियर। ये तो बात कर रहा है तकनीक, टेक्नोलॉजी का यूज करो एग्रीकल्चर में, और गोहत्या निषेध, ठीक है, और ये बात करता है पर्यावरण संरक्षण की और वन और वन्य जीव के संरक्षण की। पॉइंट यहां तक क्लियर? हाँ ना में फटाफट जवाब दो, क्योंकि अनुच्छेद 48 जो है ना वो मुझे अच्छे से, बड़े अच्छे से याद है। इसके पीछे कुछ ऐसी कहानी जुड़ी है, जब भी अनुच्छेद 48 आता है मेरे को हंसने से मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, ठीक है ना। पॉइंट यहां तक क्लियर हुआ? तो अनुच्छेद 48, ठीक है, और यह है अनुच्छेद 48A। डन। पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव और वन और वन्य जीवों का संरक्षण। अब ये जो बच्चे बार बार में प्रश्न पूछ रहे हैं, मैम आपकी क्लास कितने बजे स्टार्ट होती है, तो मेरे बच्चों मैं एक बात बता दूं, मेरे साथ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन सबको पता है और वो आपको जवाब भी दे रहे हैं, ठीक है ना। जिन बच्चों को ये पूछ रहे हैं जब बार बार में कि मैम क्लास कितने बजे स्टार्ट होती है, आप कमेंट बॉक्स में देखो, आप जो प्रश्न पूछ रहे हो आपके प्रश्नों के जवाब मेरे ही बच्चे दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है जब मैडम क्लास में होती है उस वक्त बीच में कोई बातचीत नहीं करती, केवल पढ़ाती है, ठीक है ना। तो मेरी जो क्लास है वो 3 बजे स्टार्ट होती है, तो मेरे जो बच्चे हैं, जो मेरे बच्चे हैं जिन्हें पता है, वो खुद ही आपको जवाब दे रहे हैं, ठीक है ना। मेरे बच्चे मतलब सब मेरे ही हो। देन आगे शुरू करते हैं। अब देखो अनुच्छेद 40 और 48 के क्लियर हो गया ना। चलो अगली बात करते हैं अनुच्छेद 49। बच्चों कोशिश कर रही हूं एकदम इजी वे में दे दूं आपको ताकि कंफ्यूज ना हो, ठीक है। एक बार रिवाइज, फटाफट रिवाइज भी करवा दूंगी मैं। अनुच्छेद 49 क्या कहता है? अनुच्छेद 49 बड़ी सिंपल सी बात कहता है, ये कहता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों, वस्तुओं को संरक्षण प्रदान किया जाए। सिंपल सी बात समझना, सिंपल सी बात समझो। आपके यहां जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, राष्ट्रीय महत्व का मतलब क्या हुआ? राष्ट्रीय महत्व का मतलब हो गया आपके वो स्थान, ठीक है, आपके वो स्थान, वो स्मारक, वो स्थान, वो स्मारक जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, ठीक है, जो पूरे देश के लिए जरूरी होते हैं, जैसे कि ताजमहल है, आपका इंडिया गेट है, न जाने ऐसी कितनी ऐसी जगह है, ठीक है, न जाने कितनी ऐसी जगह है जो आपके राष्ट्रीय महत्व के लिए जरूरी होती है। तो राष्ट्रीय महत्व में स्मारक, स्थलों और वस्तुओं को संरक्षण प्रदान किया जाए। ये बात कौन कह रहा है? अनुच्छेद 49 कह रहा है। देखिए, आप देखते हो कोई बहुत अच्छा महल है, कोई दुर्ग है, ठीक है, अगर उसको कहीं टूट फूट हो रही है, उसका रिपेयरिंग का काम है, ठीक है, जैसे कि आपके यहाँ ताजमहल जो है वो अपनी सफेदी के लिए जाना जाता है, परंतु पॉल्यूशन के कारण वो काला पड़ने, पीला पड़ने लग गया था, तो ताज की जो सफाई का काम है वो किया गया। तो मेरी बात को समझे, हाँ या ना? बिल्कुल। कुतुब मीनार है, अरे बच्चों बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, हवा महल है, क्या बात है, सबने याद दिला दी है, ठीक है ना। बहुत सारे स्मारक है, बहुत सारे स्थान है, ठीक है ना। मैं किसी एक की बात नहीं करूंगी। पॉइंट यहां तक क्लियर? आगे समझो। अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 50 क्या कहता है?
अनुच्छेद 50 एक सिंपल सी बात कहता है, एकदम ध्यान रखना उस बात को। अनुच्छेद 50 कहता है आपके यहां राज्य लोक सेवकों के, राज्य लोक सेवाओं में न्यायपालिका, लोक सेवाओं में न्यायपालिका व कार्यपालिका, न्यायपालिका व कार्यपालिका को अलग करने हेतु कदम उठाए। मतलब आपके यहां कोशिश ये की जाए, ठीक है ना, आपके यहां कोशिश ये की जाए कि न्यायपालिका अलग हो और कार्यपालिका क्या होनी चाहिए बच्चों, अलग अलग होनी चाहिए। मतलब काम करने वाला अलग होना चाहिए और काम की जांच करने वाला व्यक्ति अलग होना चाहिए। कहीं भी ये कोशिश न की जाए कि दोनों ही एक साथ हो जाए, पेपर आप ही दे रहे हो और चेक भी आप ही कर रहे हो। पॉइंट समझ गए? कार्यपालिका का काम है कानून लागू करना, न्यायपालिका का काम है न्यायालय की जांच करना, उस कानून की जांच करना, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, पेपर दिया भी आपने, कानून बनाया भी आपने, पेपर की चेकिंग भी आप करने, कानून की चेकिंग भी आपने कर ली, क्या ये सही है? अगर आप ही पेपर दे रहे हो और आप ही चेक कर रहे हो तो आप क्या करोगे? सब पास हो जाएंगे, हाँ या ना? तो सीधी सी सिंपल सी बात क्या है, यहां कहा कि जो कानून लागू कर रहा है, जो कानून लागू कर रहा है कार्यपालिका, उससे न्यायपालिका को दूर रखा जाए, क्योंकि न्यायपालिका उसी के कानून की जांच और समीक्षा करती है। हाँ ना में फटाफट जवाब दो। अनुच्छेद 50 समझ गए? अनुच्छेद 50 समझ गए? अब अगली बात देखो, अनुच्छेद 51, ये आपके नीति निर्देशक तत्व में जो है वो अंतिम है, ठीक है, वो क्या है? अंतिम है। पॉइंट यहां तक समझो, ये क्या कह रहा है, सिंपल सी बात समझने की कोशिश करो, ठीक है। अनुच्छेद 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखें, ठीक है, शांति सुरक्षा बनाए रखें। जो संधि समझौते हुए हैं, जो संधि और समझौते हुए हैं उनका आदर करें, उनका आदर सम्मान करें। मतलब आपने अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई संधि कर रखी है, कोई समझौते कर रखे हैं, तो उसका क्या करें आप? आदर करें, सम्मान करें, ठीक है। अगली बात आपको यह पता होनी चाहिए कि अगर कोई विवाद है, अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई विवाद है, तो उस विवाद की मध्यस्थता करके उस विवाद को निपटारे का प्रयास करें। अगर कोई विवाद है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई भी विवाद है, तो उस विवाद के अंदर अपनी मध्यस्थता करके उस विवाद को रोकने का प्रयास करें, सॉरी उस विवाद को समाप्त करने का प्रयास करें, रोकना, ठीक है, एक तरह से समाप्त करने का प्रयास करें। हाँ ना में फटाफट जवाब दो। तो जब कभी भी आप देखो कि आपके यहाँ सरकार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ऐसा किया जा रहा है जिससे शांति हो, ठीक है, जिससे शांति और सुरक्षा बनी रहे हमारी, अगर आप देखो कि आप कोई भी संधि समझौता करते हो, उस संधि समझौते की अगर आप ईमानदारी से पालना कर रहे हो, इसका मतलब आप उसका आदर और सम्मान करते हो। अगली बात, आपके अगर कोई भी विवाद है, ठीक है, उस विवाद में आप मध्यस्थता करके, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद है उसकी मध्यस्थता करते हुए उस विवाद को निपटाने का प्रयास करें। पॉइंट यहां तक क्लियर? सुनील, अनुच्छेद 50 अभी रिपीट कर देती हूँ, मैं तीनों आर्टिकल्स को रिपीट कर देती हूँ। देखो, अनुच्छेद 49 कहता है कि आपके यहाँ जो राष्ट्रीय हित के, मतलब राष्ट्रीय महत्व के जो स्थान है, जो स्मारक है, ठीक है, जो वस्तुएं हैं, उन्हें सरकार के द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाएगा, ठीक है, सुरक्षा प्रदान की जाएगी। पॉइंट यहां तक क्लियर हुआ? अब अगली बात करते हैं, वो क्या कह रहा है, राज्य लोक सेवाओं में। यहां एक छोटी सी बात क्या है, लोक सेवाओं का मतलब क्या होता है, जो कार्यपालिका होती है ना, जो कार्यपालिका होती है उसमें भी कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें न्यायिक शक्तियां प्रदान है, ठीक है, जैसे कि आप कलेक्टर को बोलते हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, डीएम। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में क्या होता है, कुछ न्यायिक शक्तियां प्राप्त होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जो कार्यपालिका में जो सेवक होते हैं उन्हें लोक सेवाओं में कुछ न्यायिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखना। तो इस विशेष में ये समझना है कि जो न्यायालय है उसे और कार्यपालिका को दूर किया जाए। दूर करने का मतलब ये हुआ कि एक एग्जाम्पल समझना, आपके यहाँ कॉलेजियम को शुरू किया है ना, क्यों किया? क्योंकि हुआ क्या, न्यायालय में जब नियुक्ति होती थी
तो नियुक्ति कौन करवाता? राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति को परामर्श देता प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री कार्यपालिका। अब प्रधानमंत्री क्या करता? एक ऐसे व्यक्ति को न्यायाधीश बनाता जो उसका खास हो, उसका जानकार हो। क्यों? क्योंकि यहां अगर प्रधानमंत्री कोई काम करेगा तो ये न्यायपालिका में बैठा व्यक्ति उसकी हाँ में हाँ मिलाएगा, तो दोनों एक ही हो गए ना। कार्यपालिका मतलब इंदिरा गांधी जो कहे वो न्यायपालिका में न्यायाधीश मानेगा। क्यों? क्योंकि वो इंदिरा गांधी का ही खास व्यक्ति है। अब यहाँ क्या कहा? कॉलेजियम शुरू कर दिया। कॉलेजियम शुरू करते ही प्रधानमंत्री का खास व्यक्ति न्यायपालिका में नहीं जा सकता। इसी के साथ में जो कार्यपालिका में जो कुछ व्यक्ति या कुछ अन्य पद हैं, उन्हें भी जो न्यायिक शक्तियां दी गई है उनमें भी क्या की जाए? कमी की जाए। ठीक है ना, कमी की जाए। बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखो सतीश, कि मैं आपको 5 बार छोड़ के अगर 1000 बार भी रिपीट करूं ना, तो 1000 बार में भी मैं आपको 1000 नई चीजें दूंगी। ठीक है ना, 1000 बार भी मैं आपको 1000 बार कुछ नई चीजें दूंगी, बिकॉज मैं टेप रिकॉर्डर नहीं हूं जिसका बटन प्ले स्टार्ट किया और मतलब मैं स्टॉप हो गई। मतलब हर बार एक जैसा नहीं पढ़ा सकती। मैं मनुष्य हूं, और वो मनुष्य हूं जिसने चीजों को रटा नहीं है, समझा है और जीने की कोशिश की है। डन? तो इस बात को समझ गए। न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग रखने का प्रयास किया जाएगा। डन? आगे देखो, राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाए रखो, सुरक्षा बनाए रखो, समझौते का सम्मान करो और जो विवाद है उन्हें निपटाने का प्रयास किया जाए। यहां तक पॉइंट क्लियर? क्या आपको नीति निर्देशक तत्व समझ में आ गए? हाँ ना में फटाफट जवाब दो, क्योंकि अगली जो मैं बात पढ़ाने जा रही हूं वो तभी समझ में आएगी जब ये समझ में आ गया। क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 51 तक सब पढ़ाते हैं। ठीक है ना, 51 तक सब पढ़ाते हैं, परंतु मैं अब आपको कुछ ऐसी बातें और बताने जा रही हूं जो आपको पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? देखो, पहली चीज तो आपको यह ध्यान होनी चाहिए कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। यह है आपके मूल अधिकार और ये है आपकी नीति निर्देशक तत्व। तो बच्चों, मैं तुमसे उम्मीद करती हूं कि मुझे फटाफट ये जवाब दो कि दोनों में क्या अंतर है। दोनों के अंतर बताओ मुझे, फटाफट बोलो। दोनों में अंतर, सबसे पहला अंतर, आप बिल्कुल सब सही कह रहे हो मैडम, ये भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ठीक है, और नीति निर्देशक तत्व जो है वो भाग 4 में है, भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 में है। हाँ या ना? पहला अंतर समझ में आ गया? पहला अंतर क्या है? भाग 3 भाग 4, अनुच्छेद अलग अलग। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि मूल अधिकार जो है वो राज्य के विरुद्ध नागरिकों को अधिकार प्राप्त है। राज्य के विरुद्ध नागरिकों को अधिकार प्राप्त है। ठीक है ना? ये क्या कहता है? ये कहता है नीति निर्देशक तत्व राज्य के दायित्व, राज्य की जिम्मेदारी या राज्य के कर्तव्य हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? बिल्कुल, क्या बात है, सब डिफरेंस बता रहे हैं। मैं सबके डिफरेंस लिखूंगी, निश्चिंत रहो, सबके लिखूंगी। ठीक है ना? तो ये क्या है? राज्यों, आप क्यों कह सकते हैं, राज्य के विरुद्ध नागरिकों को अधिकार प्राप्त है। ठीक है, राज्य के विरुद्ध नागरिकों को अधिकार है। और यहां क्या कह रहे हैं? यहां है जो नीति निर्देशक तत्व है वो राज्य की जिम्मेदारियां है। राज्य की क्या है? जिम्मेदारियां है, राज्य के दायित्व है, राज्य के कर्तव्य है। ठीक है, अब जैसे कि आपने एक बात बताई, सब लोगों ने मेरी बात को सुनना, नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य है, सॉरी, मूल अधिकार वाद योग्य है, मूल अधिकार वाद योग्य है अनुच्छेद 32 के आधार पर। ठीक है, मूल अधिकार वाद योग्य है अनुच्छेद 32 के आधार पर। ठीक है, परंतु नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है अनुच्छेद 37 के आधार पर। दोनों चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल मैंने लिखा है जो आप बता रहे हैं, जो आपने लिखा है मैं वही पढ़ा रही हूं, वही लिखवा रही हूं। आप जो अंतर लिखवा रहे हो मैं वही लिखवा रही हूं। क्या बात है, शर्मन जी ने क्या बात कही है मैडम। मूल अधिकार हमने अमेरिका से ले लिए और नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड से ले लिए। क्या बात है, चले ये भी अंतर ही एक तरह से। ठीक है, चलो अगली बात समझना, अगली बात समझना। मूल कर्तव्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। क्या करते हैं?
राजनीतिक लोकतंत्र की बात करते हैं, उसके आदर्श को पेश करते हैं, परंतु नीति निर्देशक तत्व जो है वह सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र के आदर्श को पेश करते हैं। नीति निर्देशक तत्व जो है उन्हें देखकर लगता है कि यह आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र के आदर्श को पेश करते हैं, और हमारे मूल अधिकारों को देखकर लगता है यह राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्श को पेश करते हैं। अगली बात समझना, यह नकारात्मक स्वरूप को देखा जाता है। नीति निर्देशक तत्व में क्या है? नकारात्मक स्वरूप है। कैसे? सरकार के ऊपर सीमाएं लगा दी, सरकार को सीमित कर दिया, सरकार की शक्तियों को बांध दिया, सरकार ऐसा नहीं कर सकती, वैसा नहीं कर सकती, ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी। तो ये कैसा पक्ष है बच्चों? ये नकारात्मक स्वरूप को दर्शाता है, परंतु वहीं देखा जाए तो यह सकारात्मक स्वरूप को दर्शाता है। सकारात्मक स्वरूप का मतलब राज्य को ऐसा करना चाहिए, राज्य को ऐसा करना चाहिए, राज्य ऐसे करेगा, राज्य वैसे करेगा। समझना, मूल अधिकारों में लिखा ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं करेगा, ऐसा नहीं करेगा, ऐसा नहीं करेगा, परंतु इसमें क्या लिखा? ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। पॉइंट समझे? हाँ या ना? बिल्कुल महेंद्र, मैं रिपीट कर दूंगी, निश्चिंत रहो, मैं रिपीट कर दूंगी, मेरी टेंशन है। इसमें समझना, मूल अधिकारों में आपातकाल में इन्हें निलंबित किया जा सकता है। क्या होता है? मूल अधिकार आपातकाल में निलंबित हो सकते हैं, परंतु नीति निर्देशक तत्व तो सरकार के द्वारा ही होते हैं। इन्हें या तो समाप्त किया जाता है, इन्हें निलंबित नहीं किया जाता, यह निलंबित नहीं होते हैं। मेरी बात को समझना। अब एक एग्जाम्पल देखो, अगर आपके यहाँ मनरेगा चल रही है, मनरेगा योजना चल रही है, तो ऐसे थोड़ी ना मनरेगा को कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया, मनरेगा को खत्म ही कर देंगे, परंतु मूल अधिकारों में ऐसा नहीं होगा कि मूल अधिकार खत्म कर दो। मूल अधिकारों को अगर है तो उन्हें रोका जाएगा, कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगाया जाएगा, ठीक है, निलंबित करोगे और निलंबित करने के बाद वापस जारी करोगे, परंतु नीति निर्देशक तत्व निलंबित नहीं होते हैं। ले लो स्क्रीनशॉट, नीति निर्देशक तत्व निलंबित नहीं होते हैं, उन्हें सीधा समाप्त ही किया जाएगा। ठीक है ना? पॉइंट यहां तक समझो? हाँ ना? फटाफट। हाँ बच्चा, मुझे पता है अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होते। हाँ बच्चों, सही कह रहे हो, मैं बात को मानती हूं, ठीक है ना, पर यहां पर हमें इस चीज का फोकस करना है। हाँ या ना? फटाफट। अब एक बार रिपीट कर देती हूं बच्चों, एक बार मैं रिपीट कर देती हूं। रह नहीं आएगा, सुभाष निर्देशक ही है, वो निर्देशक ही है, रह नहीं आएगा, वो सही लिखा है। बच्चे गलती करते हैं, इसको यूं कर देते हैं, ठीक है, वो नहीं आएगा, रह नहीं आएगा। एक बार देख लो, मूल अधिकार भाग 3 में, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में। मूल अधिकार जो है वो नागरिकों को अधिकार प्राप्त है, परंतु नीति निर्देशक तत्व राज्य की जिम्मेदारियां हैं। क्या है? राज्य की जिम्मेदारियां हैं। ये वाद योग्य है, अधिकार वाद योग्य है, न्यायालय में ले जा सकते हो, न्यायालय द्वारा लागू करवाए जा सकते हैं, परंतु ये वाद योग्य नहीं है, न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाए जा सकते, न्यायालय में नहीं ले जा सकते। अनुच्छेद भी लिखे हैं मैंने, ठीक है ना। अमेरिका से लिया और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया। यह राजनीतिक लोकतंत्र का आदर्श पेश करते हैं और यह आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र का आदर्श पेश करते हैं। यह नकारात्मक पक्ष को दर्शाता है, ना ये नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, यह नकारात्मक स्वरूप दर्शाता है और यह सकारात्मक स्वरूप दर्शाता है। ठीक है ना। आपातकाल में मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं, जैसे कि आप सब कह रहे थे अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर बाकी सभी अधिकार निलंबित हो सकते हैं और नीति निर्देशक तत्वों में निलंबित नहीं होते। ठीक है, सीधा समाप्ति करेंगे। ले लो स्क्रीनशॉट। वैसे मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, आप लोग स्क्रीनशॉट तो ले रहे हो। चले, हाँ बिल्कुल, मनरेगा जो है वो एक एक्ट है, एक अधिनियम है। अभी समझाती हूँ रमेश जी अभी तक पॉइंट पूरा नहीं हुआ है। अभी तो मैं आपको वो पॉइंट समझाने जा रही हूँ जो आपको सबसे ज्यादा हिला देने वाली बात है।
निश्चिंत रहे रमेश जी, हम बात करेंगे डीपीएसपी पे। ऐसे कौन से आर्टिकल हैं जो डीपीएसपी पे में तो नहीं है परंतु डीपीएसपी को वजूद देते हैं, डीपीएसपी की बात को तवज्जो देते हैं, हमें भी समझेंगे, निश्चिंत रहो। चलो हो गया, डन हो गया। चलो अब आपको मैं अगली एक बात समझाने जा रही हूं और वो बात ये है कि नीति निर्देशक तत्वों और मूल अधिकारों का क्या संबंध है। बताओ, मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूं, ठीक है, मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूं, मुझे ये बताओ कि मूल अधिकार ज्यादा महत्वपूर्ण है या नीति निर्देशक तत्व ज्यादा महत्वपूर्ण है? फटाफट जवाब दो, मैं आपसे राय जानना चाहती हूं क्योंकि इसके ऊपर बड़ा विवाद चला है, बहुत लंबे समय तक नोकझोंक चली है न्यायपालिका और कार्यपालिका में। न्यायपालिका और कार्यपालिका में बहुत लंबी नोकझोंक चली है इस बात को लेकर। हाँ ना, मैं फटाफट जवाब देना, मैं जब तक लिख लेती हूं। बताओ, मूल अधिकार ज्यादा महत्वपूर्ण या नीति निर्देशक तत्व महत्वपूर्ण? मैं इनको एफआर लिख देती हूं, फंडामेंटल राइट्स को एफआर व डीपीएसपी में संबंध, ठीक है, यहां एक साथ समझ में आ जाएगा आपको। क्या बात है, जवाब आ गए? क्या रिपीट करना है? प्रश्न यही था, इन दोनों में से एफआर का मतलब हो गया फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी का मतलब हो गया मूल कर्तव्य, मतलब आपके नीति निर्देशक तत्व है। दोनों में से कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है? कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मुझे आपके जवाब मिल गए, मुझे आपके जवाब मिल गए। अब मेरी बात को समझना कि आपके यहां न्यायपालिका ने क्या कहा और कार्यपालिका ने क्या कहा, मतलब सरकार क्या कह रही है और न्यायपालिका क्या कह रही है। नोकझोंक को समझो, जैसे सास बहू में नोकझोंक नहीं चलती क्या? सास कुछ कर दे, बहू मना कर दे, फिर सास कुछ ऐसा प्रावधान करे कि बहू को मानना पड़े, ठीक है, इस प्रकार समझना मेरी बात को। आपके यहाँ सबसे पहले एक विवाद की बात करती हूं, सबसे पहले एक विवाद की बात करती हूं और उस विवाद का नाम क्या है? चंपाकम दोराइजन वाद 1950, ठीक है। इस विवाद में क्या हुआ, समझना मेरी बात को। इस विवाद में हुआ ये कि मद्रास सरकार ने, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मद्रास सरकार ने जाति विशेष बहुत ज्यादा आरक्षण दिया। मद्रास जो था उन्होंने क्या किया, जाति विशेष को लेकर बहुत ज्यादा आरक्षण दे दिए और आपके मद्रास सरकार ने अनुच्छेद 46 के आधार पर जाति विशेष बहुत ज्यादा आरक्षण दे दिए। अब हुआ क्या, आपके यहाँ चंपाकम दोराई राजन, मतलब ये एक लड़की थी जिसे शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश नहीं मिला। क्यों? क्योंकि आरक्षण के आधार पर जो है वो जातियां सीट ले गई इसकी। तो आपको भी कई बार गुस्सा आता होगा ना इस चीज को लेकर कि मेरे से जो नीचे है मैडम उसको नौकरी मिल गई और मैं जनरल का था इसलिए मुझे नौकरी नहीं मिली। इस बच्ची के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। ये चंपाकम दोराई राजन जो है वो मद्रास में रहने वाली एक बच्ची थी। उसे क्या हुआ, आरक्षण के चलते हुए, मतलब क्योंकि मद्रास ने क्या किया, अनुच्छेद 46 के आधार पर जो आपके अनुसूचित जाति जनजातियां हैं उन्हें क्या दे दिया, आरक्षण दे दिया। उन्हें आरक्षण दे दिया। अब आरक्षण उन्होंने दे दिया तो सीट उन्हीं के पास चली गई, ये बच्ची रह गई। अब इस बच्ची ने एक बात पर प्रश्न उत्पन्न किया कि भाई अनुच्छेद 15 के आधार पर महिला और बच्चों, मेरी बात को ध्यान से सुनना, महिला और बच्चों के संरक्षण की बात हो सकती है अलग से, परंतु अनुसूचित जाति जनजाति को लेकर भेदभाव क्यों हो रहा है हमारे साथ में? अनुसूचित जाति जनजातियों को लेकर भेदभाव क्यों किया जा रहा है? तो यहां एक बात चली कि डीपीएसपी में अनुच्छेद 46 ज्यादा महत्वपूर्ण है या मूल अधिकारों में अनुच्छेद 15 जरूरी है? बात क्या हुई, 46 ज्यादा जरूरी या अनुच्छेद 15 ज्यादा जरूरी? क्योंकि 46 को लागू किया तो अनुच्छेद 15 का उल्लंघन हो गया, ठीक है, इसको लागू किया तो अनुच्छेद 15 का उल्लंघन हो गया। अब क्या करें? तो ये जो विवाद था, ये लड़की इसको सुप्रीम कोर्ट में लेकर गई। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, इतना इजी तरीके से कोई नहीं बताएगा, ये मैं कंफर्म कह सकती हूँ। पढ़ा सब देंगे, परंतु इतनी आसान लैंग्वेज में कोई नहीं समझाएगा, व्यवहारिक ज्ञान को लेकर कोई नहीं समझाएगा। वही परिभाषा या वही लाइन बोल देंगे जो हमारी समझ में नहीं आती, जो किताबों में लिखी है। इस बच्ची के साथ हुआ क्या, मद्रास ने क्या किया, जाति विशेष को लेकर खूब सारे आरक्षण, खूब सारी व्यवस्थाएं कर दी। ये बच्ची क्या हो गई, उस कैटेगरी में नहीं आती, तो ये वंचित रह गई। तो हुआ क्या,
अनुच्छेद 46 में डीपीएसपी में 46 को अगर लागू किया तो अनुच्छेद 15 का उल्लंघन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि अनुच्छेद 15 में अनुसूचित जाति जनजाति को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए कोई भी अधिकार नहीं था। 1950 में कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं था, 1950 में नहीं था। अब आपके यहां सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि डीपीएसपी अनुच्छेद 46 को खारिज किया जाए। खारिज का मतलब इस आधार पर अगर आप 46 के आधार पर अगर आरक्षण दे रखा है तो उस आरक्षण को समाप्त किया जाए, क्योंकि अनुच्छेद 15 जो है वो महत्वपूर्ण है। तो यहां सबसे अच्छी बात को समझना, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? अधिकार जो है वो नीति निर्देशक तत्वों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। पॉइंट समझे? आपके यहां जो दोहराई राजन जो वाद था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल अधिकार जो है वो नीति निर्देशक तत्वों से ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहां 46 को उन्होंने अवैध, मतलब इसके द्वारा बनाए गए कानून को अवैध ठहरा दिया और अनुच्छेद 15 के आधार पर सबको समानता का अधिकार दे दिया। मुझे बताओ, क्या ये बात समझ में आई? हाँ या ना, फटाफट जवाब दो। अब हुआ क्या इसमें? अब देखो, अगर मैं ये जो विवाद है ना, ये समझ में नहीं आते हैं, इनको धीरे धीरे लूंगी मैं, चाहे मुझे क्लास को 15-20 मिनट ज्यादा लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो आज अंतिम है, ये खत्म हो जाएगा आज चैप्टर, कल मूल कर्तव्य पढ़ेंगे, फिर आप आराम करो चाहे से। अब आगे देखो, आगे क्या हुआ इसमें? हुआ क्या? सरकार को ये निर्णय किसने दे दिया? ये निर्णय दे दिया न्यायपालिका ने। सरकार को इस चीज की समस्या उत्पन्न हुई। अब देखना, ये दो है, ये तो आपकी कह सकते हैं बहू ने कुछ कह दिया, सास को गुस्सा आ गया। सरकार ने क्या किया? सरकार ने संविधान में संशोधन किया। पहला संविधान संशोधन 1951। क्या किया? पहला संविधान संशोधन 1951 किया और 51 में कह दिया कि अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 4, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति को शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण दिया जाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति को शिक्षण संस्थाओं में विशेष प्रावधान के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। सोचो, जिस बात को यहां सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, सरकार ने उस बात को मूल रूप में संविधान में संशोधन कर जोड़ दिया कि अब बोलो क्या करोगे? अब कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब कुछ नहीं कर सकते। आपके यहाँ अनुसूचित जाति जनजाति को शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण मिला पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। ये बात यहां तक समझ में आई? हाँ ना में फटाफट जवाब दो। ये बात यहां तक समझ में आ गई? अब देखना, अब आपके यहाँ एक बात और आती है, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद आपका 31 क, ख और ग, ये तीन आर्टिकल है। इन तीन आर्टिकल में साफ बात लिख दी, इन तीन अनुच्छेदों में साफ लिख दिया। देखो, इन दोनों में अलग बात है, इसमें अलग बात है, ठीक है, पर इनका मूल मतलब यह है कि अगर आप नीति निर्देशक तत्वों को लागू करते हो, उस परिस्थिति में 14 और 19 का उल्लंघन होने दिया जाए। अब मैं एक बात करती हूं, उसको यूं काट देती हूं, केवल इन्हीं दोनों की बात कर लो, 31 क और 31 ख। साफ लिख दिया कि जब कभी भी ये दोनों अनुच्छेद विशेष लागू होंगे, जब ये लागू होंगे, तब मूल अधिकारों में अनुच्छेद 14 और 19 के आधार पर उस कानून को चुनौती नहीं दी जाएगी। साफ लिख दिया कि हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी इन दोनों के अंदर अगर कुछ भी किया जाएगा तो अनुच्छेद 14 और 19 के आधार पर चुनौती नहीं मिलेगी। मतलब क्या किया सरकार ने? फिर मूल अधिकारों को कम कर दिया और नीति निर्देशक तत्वों को तवज्जो दे दिया। पॉइंट यहां तक क्लियर? अब ये बात तो एक बात हुई, ये तो क्या हुई? एक बात हुई। फिर क्या किया? फिर आपके यहां एक दूसरी बात आई, और दूसरी बात क्या आई? 25वां संविधान संशोधन 1971, और इसके आधार पर 31 ग जोड़ा। क्या जोड़ा? 31 ग जोड़ा, ठीक है। और 31 ग में ये लिख दिया कि 39B और 39C
बच्चों बताओ ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, डीपीएसपी है। ठीक है, क्या कहा, अगर इन्हें लागू किया जाएगा, इन्हें लागू किया जाएगा और इनके लागू करने पर अगर अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन होता है, अगर 14 और 19 का उल्लंघन होता है तो न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। मतलब अगर ये दोनों अनुच्छेद होंगे तब 14 और 19 नहीं होंगे, और 14 और 19 जो है वो क्या है, मूल अधिकार है। सोचो आप खुद इस बात को समझो कि इन दोनों को जब नीति निर्देशक तत्व ये दोनों लागू होंगे, जब ये दोनों लागू होंगे तब अनुच्छेद 19 और 14 का उल्लंघन हो तो होने दो, अगर उल्लंघन हो तो होने दो। अब बात समझना, यहां फिर आता है आपका केशवानंद भारती की बात। किसकी बात आती है, केशवानंद भारती 1973 73, और केशवानंद भारती में अनुच्छेद 25 केशवानंद भारती में अनुच्छेद 39 गए को सही ठहराया गया। ठीक है ना, मेरी बात को समझना। केशवानंद भारती ने 25वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 31 गए, ठीक है, 31 गए को सही ठहराया। क्या किया, सही ठहराया कि बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है इसमें, बिल्कुल सही है। वही चौथी बात समझना, अब क्या हुआ, अब हुआ 42वां संविधान संशोधन 1976। अब लो भाई, अब बात को समझना, अब इसमें गहराई पर जाना। क्या समझना है इस बात को, 42वें संविधान संशोधन 1976 क्या कह रहा है, मतलब इंदिरा गांधी ने तो ऐसा बोल दिया, साफ क्या कहा कि अगर नीति निर्देशक तत्वों को लागू करें, अगर नीति निर्देशक तत्वों को लागू करें, पूरे सभी नीति निर्देशक तत्वों को लागू करते हैं, और अगर उन्हें लागू करने में अगर अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन होता है, अगर, मेरी बात को समझना, यहां एक बहुत अच्छी बात समझाने जा रही हूं, ठीक है, यहां एक बहुत अच्छी बड़ी बात समझाने जा रही हूं। इसने तो क्या कहा, केवल बी और सी, केवल किसकी बात करी, बी और सी की, केवल बी और सी की बात करी है, परंतु इंदिरा गांधी ने तो सारे के सारे नीति निर्देशक तत्वों की बात कर ली। इंदिरा गांधी ने सारे के सारे नीति निर्देशक तत्वों की बात कर ली कि सभी नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने में अगर अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन होता है तो उल्लंघन के आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। अब ये बात गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हुई, यहां तो कहा नीति निर्देशक तत्व में दो ही होंगे, यहां सारे के सारे नीति निर्देशक तत्व ले लिए। अब फिर इसके ऊपर एक विवाद हुआ, और इस विवाद का नाम था मिनर्वा मिल्स वाद। मिनर्वा मिल्स वाद 1980, मिनर्वा मिल्स वाद 1980। इसने क्या कहा, इसने क्या कहा, मिनर्वा मिल्स ने बड़ी प्यारी सी बात कही, और इसी से एक निर्णय आएगा। मैंने आपसे अभी प्रश्न पूछा था ना कि बताओ नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्यों में से महत्वपूर्ण कौन सा है, तो उसी का जवाब ध्यान से सुनना। अब मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में क्या कहा कि अनुच्छेद 42 की इस बात को, मेरी बात को ध्यान से सुनना, इस उपबंध को, उपरोक्त उपबंध को अवैध ठहराया गया। क्या किया गया, इसको, इस बात को अवैध ठहराया गया, और 25वें संविधान संशोधन जो 1971 में हुआ था उसके आधार पर अनुच्छेद 31 गए को सही माना गया। क्या किया, यह कह दिया कि भाई सारे नीति निर्देशक तत्व लागू करते हैं, और अगर उसमें अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन होता है, अगर उसमें 14 और 19 का उल्लंघन होता है, अगर 14 और 19 का उल्लंघन होता है तो गलत बात है। आप केवल और केवल अनुच्छेद इसको 39 का बी और सी को लागू करते हो ना, तभी ये बात लागू होगी। सिंपल सी बात समझ लो। मिनर्वा मिल्स ने कहा अनुच्छेद 31 गए जारी रहेगा, और इस बात को उन्होंने खारिज कर दिया। और मिनर्वा मिल्स ने एक बहुत बड़ा कथन दिया। मिनर्वा मिल्स ने आपके नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्यों में एक बहुत बड़ा कथन दिया। कथन क्या था कि नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, आप इन दोनों को तोल नहीं सकते कि भाई नीति निर्देशक तत्व ज्यादा महत्वपूर्ण या मूल कर्तव्य ज्यादा महत्वपूर्ण। दोनों ही अपनी जगह, ठीक है, दोनों ही अपनी जगह बड़े ही महत्वपूर्ण है, आप इनको कम ज्यादा आंक नहीं सकते हो। दोनों ही एक सिक्के के पहलू है, ठीक है, दोनों ही अपनी जगह बराबर वेटेज रखते हैं और दोनों ही हमारे संविधान में बड़े ही महत्वपूर्ण है। तो मैं आपसे फिर कहती हूं, आपने जो जवाब दिया, किसी ने मूल अधिकार दिया तो किसी ने डीपीएसपी दिया, तो मेरे बच्चों हमारे संविधान में दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिनको दोनों को ध्यान में रखते हुए हमें बात करनी होती है। ठीक है ना, पॉइंट यहां तक क्लियर? चलो